गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे। अभी तक जो टॉपिक कंप्लीट हो गया है बेसिकली जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो तो मैक्सिमम टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, बस जैम के सिलेबस में जो लिखा हुआ है ना, उसमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक बचा हुआ है और दूसरा जो है वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये दो टॉपिक बस बचे हुए हैं। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के थ्रू ही हम लोग मेनी पार्टिकल प्रॉब्लम्स करते हैं। ठीक है ना, तो बेसिकली उसी से कॉन्सेप्ट आएगा आइडेंटिकल पार्टिकल्स का। तो वो हम लोग एक दो क्लास के बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। सर सर एक डाउट आ रहा है। क्वेश्चन सर असाइनमेंट में एक क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है क्वेश्चन अब देखो, एक मिनट अभी मत पूछो अब। ठीक है, देखो क्या होता है कि जब टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ना पोस्टुलेट, अब इस पे फोकस करो, लास्ट में पूछ लोगे। ठीक है ना, लास्ट में बिल्कुल जब क्या बोलते हैं क्लास एंड होने वाला होगा ना, उस टाइम पूछोगे। ठीक है, ओके सर। तो देखो पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, देखिए पहली बात हमें समझना ये होगा कि हम लोग पोस्टुलेट्स अब क्यों पढ़ रहे हैं। व्हाई वी आर लर्निंग पोस्टुलेट्स नाउ। आप लोगों स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कभी पढ़ा है आप लोगों ने? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो हम भी यहाँ पे पढ़ाए हैं। ठीक है, बैच 1 के सभी स्टूडेंट पढ़ चुके हैं, बैच 2 के स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं, है ना। लेकिन फिर भी सभी लोग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, बीएससी फर्स्ट ईयर में। ठीक है ना, तो ये तो सभी लोग पढ़े हुए हैं। अब देखो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ते हो तो सबसे पहले आप क्या पढ़ते हो? व्हाट डू यू लर्न फर्स्ट इन रिलेटिविटी टॉपिक? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। नहीं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन उसके बाद रिलेटिविटी स्टार्ट हुआ, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटिविटी तो नहीं है ना, वो रिलेटिविटी नहीं है। लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन सर पोस्टुलेट ही पढ़ते हैं हम। सबसे पहले पोस्टुलेट पढ़ते हो ना, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे हो। ठीक है ना, सबसे देखो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो आप पढ़ते हो ना, वो मतलब बुक में पढ़ते हो। ठीक है ना, वो रिलेटिविटी का पार्ट नहीं है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, रिलेटिविटी स्टार्ट होता है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्टार्ट होता है पोस्टुलेट्स ऑफ रिलेटिविटी से। ठीक है ना, पोस्टुलेट से स्टार्ट होता है, ये नहीं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। कोई आपसे पूछेगा रिलेटिविटी का पहला टॉपिक क्या है, तो क्या बोलोगे? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है। जब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटिविटी का पार्ट होता है तो फिर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को हम हटाते क्यों नहीं, फिर हटा क्यों दिए उसे? तो वो पार्ट नहीं है रिलेटिविटी का, वो रिमाइंड कराने के लिए बस होता है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से होता है और ये देखो इस तरह से फेल हो रहा है। ठीक है ना, वो रिमाइंड कराने के लिए वहां पे लिख दिया जाता है। ठीक है, अदरवाइज दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द रिलेटिविटी टॉपिक। ओके, रिलेटिविटी स्टार्ट पोस्टुलेट से होता है। ठीक है ना, अब आप बताइए क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग ऐसा क्यों नहीं किए? ठीक है, मतलब आप लोगों ने कभी ना कभी थोड़ा बहुत क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो कभी आपने सोचा कि देखो पोस्टुलेट हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, श्रोडिंगर इक्वेशन लिखने के बाद देखो हम लोग कौन कौन से सिस्टम डिस्कस कर चुके हैं। पार्टिकल इन बॉक्स डिस्कस कर चुके हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना, और फिर पार्टिकल 1D 2D 3D, ये फिर स्टेप पोटेंशियल, ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग बेसिकली पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो यही हमें समझना है। देखो ये आप समझ जाओगे ना तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी क्वांटम मैकेनिक्स की कि हम लोग अब पोस्टुलेट को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, पोस्टुलेट्स वर इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, इन थ्योरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स टू, ठीक है, टू बेसिकली कह सकते हो वाइडन कह सकते हो या फिर एक्सटेंड, जो भी आपको वर्ड सूटेबल लगता है वो आप अपने लैंग्वेज में समझ लीजिएगा। ठीक है, वाइडन एक्सटेंड इट्स एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, देखो क्वांटम मैकेनिक्स आप कह सकते हो 3 टाइप्स का है। ठीक है ना, देखिए बेसिकली
देयर आप कह सकते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, टाइप्स ऑफ, अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें ना तो समझ लो ये 3 टाइप का है, ठीक है ना। फर्स्ट तो आप देखो ओल्ड क्वांटम थ्योरी है, ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स जो जिसका मतलब बेसिस क्या था, व्हाट वाज द बेसिस, आपको पता है कि मतलब कैसे ओल्ड क्वांटम थ्योरी इंट्रोड्यूस किया गया था? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बाद क्या था, बताइए बताइए। इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नहीं नहीं ठीक है, नहीं नहीं फिर भी एक हम बताए थे ना आप लोगों को कि मतलब लोग क्या कोशिश क्या कर रहे थे, व्हाट वाज द मेन मोटिव या मेन टारगेट क्या होता था जनरली उसमें? क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन है ना, यही हम पूछ रहे थे आप लोगों से, ठीक है ना। उसमें कोशिश लोग लगे हुए थे क्वांटाइज करने में, ठीक है ना, सब कुछ को। जैसे प्लैंक ने क्वांटाइज किया एनर्जी को, तो बोर ने क्वांटाइज कर दिया एंगुलर मोमेंटम को, ठीक है ना। बोर ने किया ना क्वांटाइज, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू लिख दिया उसने, क्या लिखा, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू बोर ने क्या लिखा था, NH/2 NH क्रॉस, है ना, NH/2 पाई, ठीक है ना। तो ये बोर ने लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से लोग मतलब फिर उसके बाद हम लोग बोर समरफेल्ड क्वांटाइजेशन पढ़े थे, तो PI/dQi ऐसे लिखे थे, और ओवर ए क्लोज साइकिल दैट इज इक्वल टू NH था, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग कह रहे थे कि क्वांटाइजेशन ट्राई किया जा रहा था। तो मतलब ओल्ड क्वांटम थ्योरी था बेस्ड ऑन क्वांटाइजेशन, बेस्ड ऑन क्वांटाइजेशन, ठीक है। बस यहाँ पे लोग कोशिश में लगे हुए थे कि कैसे क्वांटाइज कर दिया जाए, सब कुछ को क्वांटाइज कर देंगे, ठीक है ना, बस यही टारगेट था, ठीक है ना। उसके बाद आया आप समझ लो कि वेव वेव मैकेनिक्स, ठीक है ना। मतलब ये दूसरा है, बेसिकली कह सकते हो ये बेसिकली वेव वेव बेस्ड कॉन्सेप्ट है ना। ये भी मतलब क्वांटम, ओल्ड क्वांटम थ्योरी, इसको आप न्यू क्वांटम थ्योरी बोल सकते हो, वेव बेस्ड कॉन्सेप्ट था ये, ठीक है ना। मतलब इसको हम कह सकते हैं श्रोडिंजर फॉर्मुलेशन, ठीक है ना, श्रोडिंजर श्रोडिंजर ने जो इंट्रोड्यूस किया, श्रोडिंजर्स क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, तो उसने देखो यहाँ ये इसमें कई लोगों का कंट्रीब्यूशन था, बेसिकली वेव पार्टिकल डुअलिटी का जो कॉन्सेप्ट आया, ठीक है ना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आइंस्टाइन ने कहा कि क्या बोलते हैं, रेडिएशन इज लाइक ए पार्टिकल, तो फिर डी ब्रोगली ने कह दिया कि अगर रेडिएशन जो है, जो वेव हम जिसे जानते थे वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकता है, देन व्हाई नॉट पार्टिकल्स कैन बिहेव आल्सो लाइक ए वेव। ओके, तो वहां से ये कह दिया गया कि पार्टिकल जो है वेव है, और उसके बाद फिर वेव जब बोला गया ना, तो वेव के लिए एक इक्वेशन मतलब हमेशा से जाना जाता है, जब से हम मैथमेटिक्स डेवलप हुआ है, डिफरेंशियल कैलकुलस, कि वेन एवर देयर इज अ वेव देयर इज अ वेव इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आया वेव इक्वेशन, ठीक है ना, वेव वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन जो था इसी को हम लोग बोले श्रोडिंजर इक्वेशन, दैट इज श्रोडिंजर इक्वेशन। तो ये श्रोडिंजर इक्वेशन लिख दिया गया। अब श्रोडिंजर इक्वेशन देखो ऐसे लिखा गया, डेल स्क्वायर, ठीक है ना। हम लोग अभी जैसे लिख रहे हैं ना, बेसिकली ऐसा एक्चुअल में ये ऐसा था, आयोटा एच क्रॉस और डेल साई बाई डेल टी, यही था ना, इज इक्वल टू माइनस एच बार स्क्वायर अपॉन 2m, और क्या था, डेल स्क्वायर साई, इज इट ओके, और प्लस VXT। भी, और मतलब जो भी है एक्स टी और इनटू साई। तो ये था श्रोडिंजर इक्वेशन, ठीक है ना। दैट वाज, ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन है, ठीक है ना, हमने जो लिखा है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये श्रोडिंजर इक्वेशन आ गया। अब आप देखिए कि इस इक्वेशन में आप देखो दो तरह का वेरिएबल है, एक वेरिएबल है टाइम के रिस्पेक्ट में और एक वेरिएबल है कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो इसको हम बेसिकली उसी पार्ट मतलब यहाँ से मतलब टाइम को और कोऑर्डिनेट को हम लोग सेपरेट भी कर देते हैं, ठीक है ना। वी बेसिकली कम अक्रॉस दिस काइंड ऑफ सिचुएशन आल्सो, ठीक है ना, कि जहाँ पे हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लिख देते हैं, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू क्या था, ये डेल स्क्वायर साई और प्लस 2m और डिवाइडेड बाई एच बार स्क्वायर और ई पर उल्टा माइनस लिख दिया आपने, H² अपॉन 2 बार, H²² साई इज इक्वल टू 0, ठीक है। बताइए इनको उल्टा लिखे हैं कि सही लिखे हैं हम? यही है सर। अरे इतना इतना कॉन्फिडेंस से गलत बोलते हो, हाँ। हाँ, ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है।
तो अब देखिए जैसे ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है ना, तो इसमें कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, ये दिस इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मतलब इसमें कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो इसका यूजफुलनेस देखो वहीं पे होगा ना। इट इज यूजफुल ओनली इन दोज प्रॉब्लम्स ओके वेयर कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल इज चेंजिंग, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल जब चेंज हो रहा होगा तभी तो ये यूजफुल है, नहीं तो फिर इसका कोई यूजफुलनेस ही नहीं है, ठीक है। पार्टिकल का डायनेमिक्स हो रहा है, मतलब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जा रहा है, वहीं पे तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो ना। अब जानते हो मतलब कई ऐसे प्रॉब्लम होते हैं फिजिक्स में, कई ऐसे मतलब बेसिकली क्या बोलते हैं डायनेमिक्स होते हैं जिसमें कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है। देखो हम आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं। जैसे सपोज करो कि हम अपने जगह पे स्टैंडिंग, ठीक है ना, वी आर स्टैंडिंग इन आवर लोकेशन और हमारा थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो थॉट जो है हमारा चेंज हो रहा है, तो ये एक प्रोसेस है, दिस इज डायनामिक्स ओके। मगर इसमें तो ओवरऑल देखा जाए तो कोई कोऑर्डिनेट वगैरह तो चेंज नहीं हो रहा है। तो मतलब इसको जस्ट हम समझने के लिए आपको एग्जांपल दिए कि आप एक ही जगह पे खड़े होकर के बहुत कुछ सोच सकते हो। तो ये भी तो एक थिंकिंग क्या है, थिंकिंग इज ऑल्सो एक डायनेमिकल बेसिकली डायनेमिकल सिचुएशन है, जो मतलब आपका माइंड जो है ना एक थॉट को इवॉल्व करा रहा है, ठीक है ना। तो वो उसमें तो कोऑर्डिनेट यूज नहीं होता है। तो मतलब हम बेसिकली बताना चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे फेनोमेना है ना जिसमें कोऑर्डिनेट यूज नहीं होता है। जैसे अब देखो हम दूसरा एग्जांपल देते हैं, ये तो ब्रेन वाला एग्जांपल एक मतलब प्रैक्टिकल टाइप का एग्जांपल था। अब फिजिक्स का एग्जांपल दे रहे हैं। देखो बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे होते हैं ना जिसमें क्या होता है कि देखिए जैसे क्या बोलते हैं यहाँ पे आ, ये एक ही लोकेशन पे कुछ मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह फिक्स होते हैं, ठीक है ना। सो मैग्नेटिक मोमेंट इज फिक्स्ड एट वन लोकेशन, ठीक है ना। अब क्या होता है कि इसका जो है ना डायरेक्ट क्या बोलते हैं बेसिकली जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होता है ना, कभी इसका अप होता है और कभी अपने ही लोकेशन पे सडनली डाउन हो जाता है। ऐसा नहीं कि रोटेट करके ऐसे पहुंच रहा है यहाँ पे, ऐसा नहीं होता है। देखो जैसे ऐसा भी होगा ना अगर कि जैसे मान लो अभी यहाँ पे है मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन, ठीक है ना। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन अभी यहाँ पे है और फिर ये रोटेट करा ऐसे करके, ऐसे रोटेट करके यहाँ पहुंच गया। तो अब तो हम बोल सकते हैं कि चलो यहाँ पे एक जो डायनेमिकल क्वांटिटी है ना वो एंगल है, एंगल इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। तो जब कोई वेरिएबल कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होगा तो हम उसे उसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग कोऑर्डिनेट मतलब स्पेशल कोऑर्डिनेट हम एंगल को इन्वॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, अगर ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ ऐसे फिनोमेना होते हैं ना जिसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट सडनली चेंज होता है, मतलब अप से डाउन हो जाएगा, ठीक है ना, और इधर से इधर रोटेट किया ही नहीं। मतलब ऐसा होता है इट नेवर वेंट टू दिस डायरेक्शन, सडनली ये अप था फिर डाउन हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ऐसे फेनोमेना को रिप्रेजेंट करने के लिए ये इक्वेशन तो है ही नहीं है, इस इक्वेशन से आप नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हो इस तरह के फेनोमेना को, ठीक है। जिसमें स्पिन सडनली अप से डाउन हो गया या सडनली ऐसा हो गया कि इस डायरेक्शन में था। कभी कभी कुछ फेनोमेना ऐसे दिखेंगे क्या स्पिन इधर है कभी इधर चला गया फिर इधर आ गया, डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट इसको बोलते हैं डिस्क्रीट डायरेक्शन ओके, कंटिन्यूअस नहीं है कि यहां से रोटेट करके यहाँ पे आ गया, सडन जंप होता है, ठीक है। जिसे हम लोग इस बाद में पढ़ेंगे इसको, इट इज कॉल्ड स्पेस क्वांटाइजेशन ओके। स्पेस क्वांटाइजेशन मतलब स्पेस में भी डिस्क्रीटनेस है। जैसे पहले हम लोग इसमें पढ़े थे ना क्वांटाइजेशन में एनर्जी क्वांटाइजेशन, ठीक है ना, तो एनर्जी में बेसिकली डिस्क्रीटनेस है। अब यहाँ पे एंगल का भी क्वांटाइजेशन हो जाएगा, ये एंगल अलाउड है, ये एंगल, बीच का कोई एंगल अलाउड नहीं है। तो सडन यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचा, इस चीज को हम इससे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो श्रोडिंगर इक्वेशन कैन नॉट डिस्क्राइब दिस फेनोमेना, इज दैट ओके। तो अब तो जरूरत तो है ना इसको एक्सटेंड करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए जानते हो पॉस्टुलेट्स को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है ना। तो पॉस्टुलेट्स क्वांटम मैकेनिक्स में हम इतना दूर तक बिना मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में पॉस्टुलेटरी मैनर में नहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अब जानते हो इसको एक्सटेंड करने के लिए हमें पॉस्टुलेट्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है ना कि क्या ये जो पॉस्टुलेट्स हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं वो क्या हम डेराइव कर सकते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे किसी भी थ्योरी का जो पॉस्टुलेट होता है ना वो डेराइव नहीं हो सकता है, यू कैन नॉट डेराइव पॉस्टुलेट ऑफ एनी थ्योरी, ठीक है ना। तो क्या है कि आप क्वांटम मैकेनिक्स का भी पॉस्टुलेट डेराइव नहीं कर सकते हो। तो अब तो फिर हम पॉस्टुलेट्स पे बिलीव कैसे करेंगे जब हम डेराइव नहीं कर सकते हैं। तो इसका बिलीव मतलब ये है, मतलब इसका प्रूफ ये है बेसिकली कि पॉस्टुलेट को यूज करके आप थ्योरी बनाएंगे, ठीक है ना। यू विल फॉर्मुलेट ए थ्योरी and theory will predict some result okay and you will check those results experimentally. If you find those results experimentally correct okay or if those results match with the experimental observations तो आप कहेंगे कि theoretical prediction correct है, और अगर theoretical prediction correct है तो फिर postulates भी correct है। तो आप समझ गए, postulate समझ लो एक set of basic assumptions होंगे,
ठीक है, और उस पे उसको यूज करके पूरा का पूरा क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी बनी है, ठीक है, और ये पाया गया है कि ये थ्योरीज करेक्टली प्रेडिक्ट करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये पॉस्टुलेट्स करेक्ट हैं, ठीक है ना। तो जानते हो, मतलब आप कह सकते हो कि एक्सपीरियंस, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये सब कुछ ये पॉस्टुलेट्स लिखे गए हैं, ठीक है ना। तो देखो, पॉस्टुलेट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन थ्योरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स टू वाइडन इट्स एप्लीकेबिलिटी, ठीक है, और ये लिख देते हैं, देखो, दीज postulates were written down, ठीक है ना, वह और ये थर्ड टाइप ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में आप थर्ड टाइप ये बोलोगे क्या कह रहे हो? नहीं, तो अब इसके बाद देखो, पॉस्टुलेट का मतलब है गोइंग बियॉन्ड श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। अब बार बार अब हम श्रोडिंगर इक्वेशन नहीं लिखेंगे, वी विल गो बियॉन्ड श्रोडिंगर इक्वेशन। अब पॉस्टुलेट को यूज करके हम पूरा का पूरा क्वांटम मैकेनिक्स से स्टडी कर लेंगे, ठीक है ना। नाउ इट विल बी एप्लीकेबल एवरीवेयर, ओके। So these postulates were written down, ठीक है, on you the basis of observations है ना, and experiences, ठीक है ना, जो भी है एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे लिखा गया है, ठीक है। तो अब ठीक है, तो देखो एक्सपीरियंस कैसे हुआ, देखो एक एग्जांपल हम आपको देते हैं एक्सपीरियंस का, कि कैसे ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे कैसे लिखा गया। देखिए, ये जो है ना, यहाँ से अगर हम दोनों साइड में एच बार स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना, देखो इससे इसको ऐसे लिख सकते हो आप, माइनस एच बार स्क्वायर अपॉन 2m, ये जो इक्वेशन है ना, यू कैन राइट दिस एज माइनस एच बार स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है ना, एच बार स्क्वायर अपॉन 2m से डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है ना, और ठीक है, एंड इंटू साई, सॉरी यहाँ पे और डेल स्क्वायर भी है, ठीक है ना, इंटू साई और प्लस v ऑफ साई इज इक्वल टू e ऑफ साई। आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हो, देखो कैसे लिखा गया आपको हम बता रहे हैं, ठीक है ना। अब समझिए कि v को हम राइट साइड ले गए, ठीक है ना, आई टुक, या ऐसा करो कि आप समझ लो कि हम इसको सभी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, -1 से, तो यहाँ पे माइनस आ गया, और इस e में माइनस आया ना, तो हम राइट साइड में ले गए तो ये प्लस हो गया, और हम सभी टर्म को डिवाइड किए हैं एच बार स्क्वायर अपॉन 2m से, तो ये ऐसे लिख दिया गया। अब आप देखिए, ये जो टर्म है ना, ये टर्म, ये एक्चुअली 3 डायमेंशन में p को रिप्रेजेंट करता है, ये तो ये बोला गया, देखो यहाँ पे, इसको तो हम पहले भी बता चुके हैं कि ये, इसको हम लोग ये इंट्रोड्यूस कर चुके हैं कि दिस टर्म रिप्रेजेंट्स p स्क्वायर बाई 2m, p को हम लोग लिख देंगे, ठीक है ना, तो प्लस यहाँ से हो गया v साई, v ऑफ x, ठीक है ना, और यहाँ से साई आ गया तो इज इक्वल टू e ऑफ साई, ठीक है ना, ऐसे लिखा गया इस इक्वेशन को, देखो रीराइट करके ऐसे लिखा गया, ठीक है ना। तो समझ रहे हो ना इसको, मतलब ये समझ लो, इसका एक न्यू इंटरप्रिटेशन दिया जा रहा है, दिस इज ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन है, ठीक है ना। पहले हम श्रोडिंगर इक्वेशन को क्या बोल रहे थे, पहले हम श्रोडिंगर इक्वेशन जो ये लिखा हुआ था ना, देखो ये जैसे लिखा हुआ है, तो इसको हम बोल रहे हैं ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, देखो ये बोला जा रहा था पहले। अब हम इसको जस्ट रीराइट किए हैं इस तरीके से, ठीक है ना, और हम इसको देखो, ये मैकेनिक्स में जो है ना काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी देखो, ये एक्चुअली हम लोग पहले भी यूज कर चुके हैं, P इज इक्वल टू हम लोग ऐसे लिखते हैं माइनस आयोटा एच क्रॉस और डेल, ठीक है ना, तो p स्क्वायर जो होता है ना, दैट बिकम्स इक्वल टू माइनस एच बार स्क्वायर और डेल स्क्वायर, ये हो जाता है p स्क्वायर, ठीक है ना, 3 डायमेंशन में। तो देखो यहाँ से माइनस एच बार स्क्वायर डेल स्क्वायर को p स्क्वायर लिख दिया गया है, ठीक है। तो देखिए क्या बोलते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स में या मैकेनिक्स में कह सकते हो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को जनरली हैमिल्टोनियन कहा जाता है, ठीक है, तो ये हैमिल्टोनियन हो गया, इंटू साई इज इक्वल टू ई साई हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ से देखिए, ये यहाँ से यहाँ गया, तो नाउ इट लुक्स लाइक, आप देखो यहाँ से, इट लुक्स लाइक आइगन वैल्यू इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये एक तरह से देखो ऐसा लग रहा है ना, मैट्रिक्स में भी तो हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं ना, कि कोई भी मैट्रिक्स अगर किसी समथिंग पे एक्ट करता है और फिर से वही चीज आ गया और यहाँ नंबर आ गया, तो इसको हम लोग आइगन वैल्यू इक्वेशन बोलते हैं। तो इट इज नाउ आइगन वैल्यू इक्वेशन। तो श्रोडिंगर इक्वेशन जो था ना, उसको इंटरप्रेट कर लिया गया आइगन वैल्यू इक्वेशन से। तो हम ये कह रहे हैं कि देखो, अगर हैमिल्टोनियन को हम एक मतलब ऑपरेटर बोल दें, ठीक है ना, ऑपरेटर का वर्ड जो है ना मैथमेटिक्स में बहुत सालों से है, मतलब बहुत पहले से है, ठीक है ना, मतलब कह सकते हो क्वांटम मैकेनिक्स आने से कम तो 200 साल पहले से है, ठीक है ना, ऑपरेटर वर्ड मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो हैमिल्टोनियन को एक ऑपरेटर हम कहेंगे, ठीक है ना। व्हेन दिस एक्ट्स ऑन साई
तो हमें देखो यहाँ पे ई दे रहा है, ओके, मतलब ई मीन्स एनर्जी, ठीक है ना, एंड वी आर गेटिंग बैक दैट स्टेट साई, ठीक है। तो मतलब यही सब कुछ कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस थे यहाँ से, जैसे ये नोटिस किया गया कि अगर हम सिंपली ऐसे बोल दें कि हैमिल्टोनियन एक ऑपरेटर है, जब वो स्टेट ऑफ द सिस्टम पे एक्ट करता है तो हमें जो एनर्जी मिलती है वो बेसिकली आइगन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन के इक्वल होगा। ये इसको हम लोग आइगन वैल्यू इक्वेशन बोलते हैं ना, तो एनर्जी इज नाउ आइगन वैल्यू ऑफ द हैमिल्टोनियन, ओके। तो इस तरह से इंटरप्रेट किया गया है, जो मतलब हमारा इक्वेशन था ना उसी का एक समझ लो कि नया पर्सपेक्टिव डेवलप किया गया, एक न्यू इंटरप्रिटेशन डेवलप किया गया, ठीक है ना, और फिर इस इंटरप्रिटेशन को जनरलाइज कर दिया गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वही लिखा जा रहा है, ठीक है। तो क्या लिखा गया, दीज पॉस्टुलेट्स वर रिटन डाउन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंसेस, ठीक है, मतलब इसी से एक मतलब न्यू इंटरप्रिटेशन डेवलप किया गया है, ठीक है। तो अब समझ में आ रहा है ना, मतलब कभी कभी होता है ना कि किसी मतलब आपके पास एक ट्रुथ है, उसी ट्रुथ को एक न्यू वे में आप बेसिकली डिस्क्राइब करने जा रहे हो, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन को कुछ चेंज नहीं किया गया है, बस उसको एक न्यू लैंग्वेज दिया जा रहा है, ठीक है। तो हम देखो पॉस्टुलेट्स ऑफ सिस्टम क्वांटम मैकेनिक्स अलग से लिख देते हैं अब, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो फर्स्ट पॉस्टुलेट ये है इसका, ठीक है, कि स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट ऑफ द सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय ए, ठीक है ना, बाय साई, ऐसे लिख दो, और गेट साई, ऐसे, ठीक है। तो साई, या इसी को हम लोग बोलते हैं, इसको तो साई पढ़ोगे आप, दिस इज प्रोनाउंस्ड एज साई, PSI, साई होता है ये, ठीक है ना। और इसको हम लोग रीड करते हैं गेट साई। अब देखो क्या है कि ये एक साई, तो चलो हम, आप इसको बोलोगे वेव फंक्शन है ये, दिस इज वेव फंक्शन, ठीक है ना। नाउ गेट साई, ये एक एन एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है ना, दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये कोई एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट है। अब एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट कहने का मतलब क्या है, तो हम बोलेंगे कि ये कोई कुछ भी हो सकता है जो हमें रिक्वायर्ड होगा अपने सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए। मतलब देखो जनरलाइज कैसे किया जा रहा है, ठीक है ना। पहले अभी हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन में ये बोले ना कि स्टेट ऑफ द सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय वेव फंक्शन। वेव फंक्शन को हम यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वेव फंक्शन को हटा दिए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम वेव फंक्शन ना यूज करके हम एक नया ऑब्जेक्ट यूज करेंगे जिसको हम केट साई बोलेंगे। और केट साई हो सकता है कि वेव फंक्शन हो, ठीक है ना, वेव फंक्शन भी हो सकता है, या फिर वो कोई न्यू ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। एक न्यू ऑब्जेक्ट हो सकता है जो मतलब हमारे सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए सफिशिएंट होगा या सूटेबल होगा, ठीक है। अब देखो इसका एग्जांपल देते हैं इसके, जैसे देखिए हम लोग जैसे बल्ब जला मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं ना कि अगर वोल्टेज हाई है, देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में बोलते हो हाई वोल्टेज, ठीक है ना, सॉरी हाई हाई वोल्टेज, ठीक है ना। और जैसे लो वोल्टेज है, लो वोल्टेज, ठीक है ना, लो वोल्टेज, ठीक है। तो हाई वोल्टेज को आप बताइए इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में किससे डिनोट करते हो? लॉजिक 1, हाँ 1 से, और इसको 0 से, ऐसे ही लॉजिक होता है ना, 0। ठीक है ना। तो अब आप देखिए क्या बोलते हैं, अब क्या बोलते हैं, अगर हम 1 लिखेंगे तो इसका ये मतलब तो नहीं होता है कि वोल्टेज इज 1 वोल्ट, और 0 लिखने का मतलब वोल्टेज इज 0 वोल्ट, ऐसा तो नहीं होता है ना। ये एक नोटेशन है, ठीक है ना। तो उसी तरह से क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ एब्स्ट्रैक्ट, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नोटेशन है, ठीक है ना। उसी तरह से क्वांटम मैकेनिक्स में भी अब एक न्यू एब्स्ट्रैक्ट नोटेशन इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। देखो जैसे हम एग्जांपल देते हैं, ठीक है ना, एग्जांपल कि अगर जैसे मान लीजिए दो एग्जांपल देते हैं कि पार्टिकल, ठीक है ना, पार्टिकल मूविंग इन प्लस एक्स डायरेक्शन फ्रीली, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहा है प्लस एक्स डायरेक्शन में, तो हम उसका स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम साई इज इक्वल टू सम ऐसे यूज कर सकते हैं, सम ए ई टू द पावर आयोटा के एक्स। ये याद है ना, प्रीवियस क्लासेस में हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन से ये लिखे थे, डू यू रिमेंबर दिस? श्रोडिंगर यस सर। इक्वेशन का सॉल्यूशन से यही आया था ना कि अगर पार्टिकल प्लस एक्स में जा रहा है तो ये। लेकिन आप देखिए दूसरा एग्जांपल लिखिए, ठीक है ना, एन इलेक्ट्रॉन इन अप स्टेट, अप स्पिन स्टेट,
अब देखो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है जिसमें हम जानते हैं कि दो तरह के, जैसे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हो ना, सॉरी केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन जैसे पी ऑर्बिटल में है तो आप ऐसे ही इसका फिलिंग करते हो, ठीक है ना। अगर मान लो 4 इलेक्ट्रॉन है तो आप एक अप स्पिन बना दिया और एक डाउन। अब क्वेश्चन क्वांटम मैकेनिक्स में राइज होता है कि इलेक्ट्रॉन में अप स्पिन है, उसको हम मैथमेटिकली कैसे डिनोट करेंगे। ये तो नोटेशन है ना, ये तो फिगर है। अब इक्वेशन में तो फिगर नहीं चलता है ना, आप कोई ऐसा इक्वेशन तो नहीं लिख सकते हो कि डी डी एक्स ऑफ अप स्पिन, ऐसे तो नहीं लिखोगे आप, ठीक है ना। तो हम कैसे क्या बोलते हैं इसको डिनोट करेंगे, तो इसमें ये डिसाइड किया गया कि ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन अप स्पिन स्टेट में है, वो मूव नहीं कर रहा है, मान लो अपने ही लोकेशन पे है, तो फिर भी स्पिन अप है, उसको डिनोट करने के लिए कुछ ना कुछ तो लाना पड़ेगा ना। तो एब्स्ट्रैक्ट कुछ नोटेशन इंट्रोड्यूस किया गया, तो अप स्पिन को ऐसे बोला गया, ठीक है ना। मान लो हम साई इसको बोलते हैं, साई अप बोल देते हैं, मान लो ये साई अप है, तो दैट इज विल बी डिनोटेड बाय 10, ठीक है ना। तो इसको कॉलम मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है ना। उसी तरह से एन इलेक्ट्रॉन इन डाउन स्पिन स्टेट, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डाउन स्पिन स्टेट में है तो हम चाहते हैं उसको, तो हम इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना, 0 1, ठीक है ना, साई फॉर डाउन। तो केट साई जो होगा डाउन के लिए, हम इस चीज को रिप्रेजेंट, तो मतलब देखो ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी था ना, वो यहाँ पे क्या बन गया, वो बन गया कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। सो दैट एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है ना। कभी कभी आप इसको रो मैट्रिक्स भी लिख सकते हो। तो हम देखो बताने ये चाह रहे हैं कि अभी जब श्रोडिंगर इक्वेशन आप पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, सॉरी क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो स्टार्टिंग में आपको ये बताया जाता है कि वेव फंक्शन इज एवरीथिंग, वेव फंक्शन कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम, ये हम लोग बोलते हैं, क्योंकि वेव फंक्शन से ही आप प्रोबेबिलिटी वगैरह सब कुछ निकालते हो, ठीक है ना। अब लेकिन हम ये कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ द सिस्टम विल बी रिप्रेजेंटेड आइदर बाय वेव फंक्शन और बाय केट स्टेट, ठीक है ना। केट इसको हम बोलेंगे केट साई, ठीक है ना। तो ये इस जैसे इसे आप वेव फंक्शन बोलते हो ना, तो इसे आप केट स्टेट बोल सकते हो, ठीक है ना। केट केट साई बोल सकते हो या केट स्टेट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो और ये क्वांटिटी जरूर कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी ए मैट्रिक्स, समटाइम्स इट मे बी ए वेव फंक्शन, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है बेसिकली, ठीक है। तो अब हम सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड वेव फंक्शन तक ही नहीं है, रिमेंबर वी आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू वेव फंक्शन ओनली, ओके। हम कुछ नया नोटेशन भी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है ना। तो जैसे अप स्पिन स्टेट जब होगा ना, तो देखो अभी हम जैसे बोल रहे थे ना 1 0, कभी कभी आप पढ़ोगे आगे चल करके इसको 1 1 स्टेट से भी रिप्रेजेंट होता है, कभी कभी जो है ना आप पढ़ोगे इसे कि 1 और आयोटा से भी रिप्रेजेंट होता है। फिर डाउन स्पिन स्टेट आप देखेंगे तो या तो इससे 1 और -1 से रिप्रेजेंट होगा, या फिर आप देखोगे तो 1 माइनस आयोटा से रिप्रेजेंट होगा। तो इस तरह से डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, चाहे हम ये यूज करेंगे या ये, ठीक है ना, दीज थिंग्स विल बी यूज्ड, ऑलराइट। तो ये फर्स्ट पोस्टुलेट है क्वांटम मैकेनिक्स का कि स्टेट ऑफ द सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय साई और केट साई, और केट साई कैन बी एनी सुटेबल ऑब्जेक्ट, एनी सुटेबल एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है ये, ठीक है ना। ऑलराइट, जो भी सिस्टम के लिए सुटेबल होगा, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ओके। अब हम लोग आते हैं सेकेंड पोस्टुलेट, ठीक है। देखो सेकेंड पोस्टुलेट इट सेज, ठीक है, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज ऑल फिजिकल क्वांटिटीज जिसको हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में मोस्टली ऑब्जर्वेबल बोलते हैं, ऑब्जर्वेबल्स आर रिप्रेजेंटेड, ओके, ओके, आर रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, ए हर्मिशियन ऑपरेटर, ठीक है, हर्मिशियन ऑपरेटर। क्या इसको जानते हो, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके, मतलब बाय हर्मिशियन ऑपरेटर इन लिख दो इन क्वांटम मैकेनिक्स। ये सेकंड पोस्टुलेट है, ठीक है ना, लीनियर हर्मिशियन ऑपरेटर, बेसिकली लीनियर, ठीक है ना। लीनियर कहने का मतलब हो गया कि जैसे क्या बोलते हैं, कोई फिजिकल क्वांटिटी को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ना, तो बेसिकली अगर डेरिवेटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसका ऑर्डर बेसिकली 1 होगा, नहीं सॉरी डिग्री 1 होगा, ठीक है ना। नॉन लीनियर के लिए डिग्री हायर हो जाता है ना, लीनियर ऑपरेटर होना चाहिए। अगर लीनियर ऑपरेटर नहीं होगा ना तो फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए ऐसा करते हैं, ठीक है ना।
तो देखो ऑल फिजिकल क्वांटिटी आर रिप्रेजेंटेड बाय लीनियर हर्मिशियन ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स। इसको लैंग्वेज को चेंज करके ऐसे भी बोला जाता है, देखो इन क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, टू एवरी ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्वेबल का मतलब वही होता है जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसे एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑब्जर्वेबल देयर कॉरेस्पॉन्ड्स, एक मिनट, फर्स्ट सेंटेंस अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है ना। इन क्वांटम मैकेनिक्स, ऐसे लिखो कॉरेस्पॉन्डिंग टू, यहीं पे लगा दो, ठीक है ना। सेंटेंस भी सही होना चाहिए ना। कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी ऑब्जर्वेबल देयर इज ए लीनियर हर्मिशियन ऑपरेटर, एक लीनियर हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। अब लीनियर हर्मिशियन ऑपरेटर क्या है, ठीक है ना। तो देखिए हर्मिशियन ऑपरेटर जैसे आप मैट्रिक्स में जानते हैं ना, कि मैट्रिक्स में हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, आप जानते हो किसी भी मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है, ठीक है ना, तो अगर हम उसमें ए डैगर लेते हैं और ये इक्वल टू ए आ गया तो हम बोलते हैं इसे ये मैट्रिक्स है, तो ये हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से जानते हो डिफरेंशियल ऑपरेटर का भी मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, बेसिकली एक डेफिनेशन है कि एक डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है ना उसको हर्मिशियन ऑपरेटर कब कहेंगे, ठीक है ना। तो एक सर्टेन कंडीशन होता है कि एक डिफरेंशियल ऑपरेटर मैथमेटिक्स में हर्मिशियन कब होता है, ठीक है ना। तो मतलब हम यहाँ पे अगर जैसे किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम डिफरेंशियल ऑपरेटर से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो उस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करेंगे तो मैट्रिक्स हमेशा हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि देखो पहली बात तो ये बोला गया इन क्वांटम मैकेनिक्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी ऑब्जर्वेबल, यहाँ पे ये कॉरेस्पॉन्डिंग टू यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी ऑब्जर्वेबल देयर इज ए लीनियर हर्मिशियन ऑपरेटर। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि हर फिजिकल क्वांटिटी को हम एक लीनियर हर्मिशियन ऑपरेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। वही लिखा हुआ ऊपर में, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय लीनियर हर्मिशियन ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स, ये सेकंड पोस्टुलेट है, ठीक है ना। तो मतलब देखो जैसे अभी हम लोग दो चीजों का पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है, जैसे हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि पी एक्स जो होता है, पी एक्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे इस तरह से माइनस आयोटा एच क्रॉस और डी डी एक्स, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये एक देखो डिफरेंशिएशन जो है ना एक एक मैथमेटिकल एक्ट है, ठीक है ना, इट इज ए मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। तो ये क्वांटिटी जब किसी जैसे मान लीजिए फंक्शन पैक करता है तो उसको डिफरेंशिएट कर देता है, ठीक है ना। तो ये एक ऑपरेटर हो गया बिकॉज इट इट डज ए काइंड ऑफ ऑपरेशन, तो इसीलिए इसको ऑपरेटर बोलते हैं। ऑपरेटर इज मतलब समथिंग है जो कुछ ऑपरेशन कर रहा है, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहा है, उसी को हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब बात यह है कि हम मोमेंटम को इस ऑपरेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो ये ऑपरेटर डेफिनेटली हर्मिशियन होने वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ये, ठीक है ना। अब हर्मिशियन कंडीशन अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे, तो जो भी कंडीशन होता है हर्मिशियन का उस कंडीशन को ये जरूर सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। और दूसरी बात लीनियर का मतलब ये जो है ना इसका जो डिग्री है वो 1 होगा। तो जैसे यहाँ पे भी देखो आप कि जब हम पी एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं ना, तो पी एक्स स्क्वायर को आप ऐसे लिख रहे हो माइनस एच बार स्क्वायर और डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर। तो देखो इसको अगर हम आपसे पूछते हैं व्हाट ऑर्डर इसका, देखो 2 है लेकिन डिग्री कितना है, 1 है, मतलब लीनियर है ये, डिग्री 1 है इसका मतलब लीनियर है ये, ठीक है ना। तो वही बोला गया। अब जैसे मान लीजिए एनर्जी को हमने देखा, आप लोग पहले हम लोग स्टार्टिंग में बताया था ना एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, हाउ वी वर राइटिंग, सर तो माइनस आई एच का डेल बाय एच का डेल ओवर डेल टी। आयोटा एच का डेल अपॉन डेल टी। तो ये सभी देखो लीनियर ऑपरेटर्स हैं। तो देखो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं ना ऊपर में देखो यहाँ पे लिखा गया है ऑब्जर्वेबल, ये ऑब्जर्वेबल्स हैं, ठीक है ना, और ये हैं ऑपरेटर्स, ठीक है, ये ऑपरेटर्स हो गए। कुछ एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, मतलब सम एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, ठीक है ना, दीज आर सम एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो अब देखिए जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे क्या बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। अगर सपोज करो एंगुलर मोमेंटम, तो आप बोलोगे एंगुलर मोमेंटम तो ऐसे लिखा जाता है, देखो आर क्रॉस पी, ठीक है ना। तो हम लोग एक मिनट पहले हम आपको ये बता देते हैं कि आर जो है ना, देखो यहाँ पे जैसे एक्स है तो एक्स का इसमें ऑपरेटर एक्स ही लिखा जाता है, ठीक है ना, एक्स को एक्स रहने देते हैं, बस कभी कभी नोटेशन चेंज करने के लिए ऐसे लिख देते हैं, बट इट इज इक्विवेलेंट टू एक्स, ओके। तो जैसे पोजीशन को हम एक्स से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, मोमेंटम को जैसे इससे रिप्रेजेंट किया गया ना, पोजीशन विल रिमेन पोजीशन, ठीक है। तो उसी तरह से आर विल रिमेन आर, ठीक है ना, ठीक है, तो आर की जगह आर ही लिखा रहेगा, ठीक है।
लेकिन अब जैसे मान लीजिए एंगुलर मोमेंटम है, तो एंगुलर मोमेंटम को आप ऐसे लिखोगे आर क्रॉस पी होता है, ठीक है ना। तो आर क्रॉस, एक मिनट यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो एंगुलर मोमेंटम को यही लिख देते हैं आर क्रॉस पी। तो ये एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन है। तो इसको जब लिखोगे ना तो ये बन जाएगा, देखो आपका आर, आर रिमेन्स आर इन क्वांटम मैकेनिक्स, आर को आर से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और ये जो पी है ना, ठीक है ना, पी, इसकी जगह पे आप ऐसे लिख दोगे माइनस आयोटा एच क्रॉस और फिर डेल ऑपरेटर, ठीक है। तो ये एंगुलर मोमेंटम का ऑपरेटर नोटेशन हो गया, ठीक है ना। तो अब देखिए एंगुलर मोमेंटम को तो हम इस तरह से मैथमेटिकल ऑपरेटर के फॉर्म में लिख दिए। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड, ये जो है ना ऑर्बिटल, ये क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ये एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब क्वांटम मैकेनिक्स में देयर इज अनदर क्वांटिटी कॉल्ड स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होता है, मतलब ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको भी मेजर किया गया है एक्सपेरिमेंटली कि देयर इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना, ऑफ, मान लो हम लिखना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लिखना चाहते हैं, तो इसमें जैसे मान लीजिए इसको एस जेड लिख दिया गया, एस जेड, ये जैसे इसमें हम लोग एल लिखे हुए थे ना, एस जेड लिखने का मतलब हो गया कि ये जेड कंपोनेंट है, ठीक है ना, दिस इज जेड कंपोनेंट ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जेड कंपोनेंट ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस जेड। तो इसको क्वांटम मैकेनिक्स में आप देखोगे, बाद में पढ़ोगे कि इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एच बार बाई 2, 0 और यहाँ पे नहीं, सॉरी, माइनस, यहाँ पे 1 आता है, 1 और यहाँ -1 और 0 0, इस तरह से जेड कंपोनेंट ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। उसी तरह से अगर आप एक्स कंपोनेंट लिखोगे, एक्स कंपोनेंट ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना, तो एक्स कंपोनेंट ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे एस एक्स लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे, और इट इज रिप्रेजेंटेड एज एच बार बाई 2, ठीक है ना। तो ये एस देखो एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन, ठीक है ना, स्पिन, इलेक्ट्रॉन स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। ये और किसी अदर पार्टिकल का लिखोगे तो चेंज भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का लिखा जाता है इस तरह से, ठीक है ना, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ये देखो बेसिकली क्या है कि एंगुलर मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट हम कैसे कर रहे हैं, मैट्रिक्स से कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 0 1 1 0 ऐसे लिख दिया जाता है, ठीक है ना, इट इज रिटन लाइक दिस। तो अब देखो ये सभी जो है ना, मतलब मैथमेटिकली सोच करके लिखा गया है, इसका यूजफुलनेस है, अभी हम लोग इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि कैसे आ गया ये, ठीक है ना। बाद में हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेटर्स, ओके, तो वहां पे ये सभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब लेकिन देखिए क्या होता है कि जैसे यहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में क्या होता है कि पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा होता है स्पेस में, तो उसका पोजीशन वेक्टर, मोमेंटम सब कुछ डिफाइंड है, तो हम लिख सकते हैं। लेकिन ये बाद में पाया गया कि कुछ मतलब पार्टिकल्स हैं या इलेक्ट्रॉन में भी पाया गया कि कुछ इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम होता है, जो मतलब मूवमेंट नहीं भी हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन में तो भी प्रेजेंट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे रहेगा, देन ऑल्सो देर इज एंगुलर मोमेंटम इन इलेक्ट्रॉन। तो उस एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करने के लिए जो मतलब मैथमेटिकल क्वांटिटी यूज किया जा रहा है, ठीक है ना, ये मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी जो हम यूज करेंगे दैट इज मैट्रिक्स हियर, ओके, मैथमेटिकल टूल कह सकते हो जो यूज कर रहे हैं वो मैट्रिक्स है यहाँ पे। तो आप ये कह सकते हो कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिकल टूल जो हम यूज कर रहे हैं वो डेरिवेटिव है, ग्रेडियंट है, आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए मोमेंटम को भी डिफाइन करने के लिए ग्रेडियंट यूज किया जा रहा है क्वांटम मैकेनिक्स में, लेकिन सिमिलर वे में ग्रेडियंट से ये रिप्रेजेंट नहीं हो सकता है, ठीक है ना, बिकॉज ग्रेडियंट मीन्स स्पेशल डेरिवेटिव होता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर ही नहीं रहा है, एक ही जगह पे है, उसका स्पिन हम डिस्कस करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है। तो मतलब हम बताना ये चाह रहे हैं कि सेकेंड पोस्टुलेट ये कहता है ना कि कोई भी ऑब्जर्वेबल है, ऑब्जर्वेबल मींस फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, उसे हम क्वांटम मैकेनिक्स में एक ऑपरेटर से जरूर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो वो ऑपरेटर देखिए अभी हम सिर्फ इतना बताए हैं, ठीक है, बाद में और हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये ऑपरेटर जो है ना डेरिवेटिव ऑपरेटर भी हो सकता है, मैट्रिक्स भी हो सकता है, ठीक है, या कुछ और भी हो सकता है, ठीक है ना। मतलब सिंपली देखो जैसे मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर भी है, ये एक्स का क्या मतलब है, यहाँ पे एक्स का कोई मतलब सिंपल है कि ये मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर है, ये जैसे डेरिवेटिव ऑपरेटर है, ठीक है ना, ये मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर हो गया कि एक्स किसी पे एक्ट करेगा तो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे एक्स मान लो साई पे एक्ट कर रहा है तो साई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। अब देखिए ये सेकंड पोस्टुलेट हो गया, अब थर्ड पोस्टुलेट देखो यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है ना, थर्ड पोस्टुलेट, ठीक है। तो थर्ड पोस्टुलेट ये कहता है कि जब भी किसी सिस्टम के लिए आप कोई मेजरमेंट अगर करेंगे ना,
तो आउटकम ऑफ मेजरमेंट जो होगा वो बेसिकली आइगन वैल्यू ऑफ, ठीक है ना, आइगन वैल्यू ऑफ दीज ऑपरेटर्स होंगे, ठीक है। तो ठीक है, सो थर्ड पोस्टुलेट सेज दैट आउटकम ऑफ ए मेजरमेंट ठीक है, मेजरमेंट फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी ठीक है, फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी आर, ठीक है, आर आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज ऑफ corresponding operator, ठीक है। दिस इज द थर्ड postulate of quantum mechanics. Okay, outcome of a measurement for a physical quantity are eigen values of corresponding operator, ठीक है ना। जैसे मतलब अगर आप मान लीजिए, ठीक है, किसी सिस्टम का आप एनर्जी मेजर करना चाहते हो, तो एनर्जी आप मेजरमेंट करेंगे ना, तो एनर्जी के वो वैल्यूज आपको मिलेंगे जो बेसिकली हैमिल्टोनियन के आइगन वैल्यूज होंगे, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हो कि देखो इसका एग्जांपल हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, इट मींस एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रिजल्ट ऑफ एनर्जी मेजरमेंट, ठीक है, रिजल्ट ऑफ एनर्जी मेजरमेंट, ठीक है, गिव्स या रिजल्ट ऑफ एनर्जी मेजरमेंट आर दी आइगन वैल्यूज ऑफ मोमेंटम, आइगन वैल्यूज ऑफ हैमिल्टोनियन, क्योंकि हैमिल्टोनियन जो है ना एनर्जी का समझ लो कि ऑपरेटर है, ठीक है ना। एनर्जी को हम हैमिल्टोनियन से रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पे जैसे एनर्जी को जो है ना दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो एनर्जी को टेम्पो इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, और एनर्जी का ये भी लिख लोगे, जैसे एनर्जी है ना, एनर्जी, तो इसको हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, एच, ठीक है ना। ये बेसिकली एच ऐसे लिख देंगे, एच इज इक्वल टू, अभी हम बता रहे थे ना, पी स्क्वायर बाई 2m, इसको ऐसे लिखा जाएगा पी स्क्वायर बाई 2m। तो ये ऐसे ऊपर में कैप लगा हुआ है ना, तो आप समझ जाओगे इसको कैरेट बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कैरेट, ओके। और ये इंडिकेट करता है कि ये ऑपरेटर है। तो पी स्क्वायर बाई 2m और प्लस पोटेंशियल एनर्जी v ऑफ x, ये सारे ऑपरेटर हैं। ऑपरेटर करने के मतलब अब इसका ऑपरेटर फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है हमें, ठीक है ना। तो जैसे ऐसे लिख देंगे माइनस एच बार स्क्वायर अपॉन 2m, और ये हो जाएगा डेल स्क्वायर और प्लस v और x, ठीक है ना। तो ये बेसिकली एनर्जी का दो तरह का ऑपरेटर है, ध्यान रखोगे। एक तो ये टाइम वाला डिपेंडेंट भी है, और एक ये भी है, ठीक है ना, ये कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट ऑपरेटर है, ठीक है। तो वही देखो लिखा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि रिजल्ट ऑफ एनर्जी मेजरमेंट आर आइगन वैल्यूज ऑफ हैमिल्टोनियन, ठीक है ना, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। एच कैरेट लिखेंगे ना, तो इसका मतलब हो गया हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ओके। उसी तरह से देखिए रिजल्ट ऑफ, अगर मान लो हम एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं, ठीक है ना, सपोज एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ये हम लिख रहे हैं एंगुलर मोमेंटम मेजरमेंट आर दी आइगन वैल्यूज ऑफ, ठीक है ना। तो इसको अगर आप निकालेंगे तो आइगन वैल्यूज ऑफ बेसिकली ये जो ऑपरेटर है ना हमारा आर क्रॉस, और यहाँ पे माइनस डेल, सॉरी क्या था यहाँ पे, माइनस आयोटा एच क्रॉस और डेल, ठीक है ना, डेल ऑपरेटर, इसके आइगन वैल्यूज, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और क्लैरिटी से लिख देते हैं। अगर हम एक आइगन वैल्यू इक्वेशन सॉल्व करते हैं इस तरह से, एच साई इज इक्वल टू ई साई, तो ये बेसिकली ये आइगन वैल्यू इक्वेशन है, सपोज कर लो। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और यहाँ से जो आइगन वैल्यू मिलेगा, जैसे मैट्रिक्स में सॉल्व करते हैं ना, उसी तरह से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग जो भी, अब चाहे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, अगर मैट्रिक्स इक्वेशन है तो मैट्रिक्स इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। अब चाहे जो भी इक्वेशन हो, जिस तरह का इक्वेशन है उस मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो एनर्जी मिलेगा। जैसे आपने देखा ना कि ये जो इक्वेशन हमारा बना वो श्रोडिंगर इक्वेशन को रीराइट करने से बना है। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन जो अभी हम बता रहे थे ना, तो इसको सॉल्व कर अगर हम बात करते हैं ना कि सपोज वी आर सॉल्विंग दिस इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल इन अ बॉक्स, इट एक्चुअली मीन्स वी आर सॉल्विंग श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है ना। इसका यही मतलब है कि हम श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करें, कुछ नया काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन बाद में अगर ये मैट्रिक्स इक्वेशन हो जाएगा, देन वी विल बी सॉल्विंग मैट्रिक्स इक्वेशन, ओके।
तो मतलब अब लैंग्वेज जो है ना एक जैसा यूज हो रहा है। हम ये अलग से नहीं बोलेंगे कि हम श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, हम बोलेंगे हम आइगन वैल्यू इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, भले ही हम श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है ना। मतलब हम आइगन वैल्यू इक्वेशन बोल रहे होंगे कि वी आर सॉल्विंग आइगन वैल्यू इक्वेशन, बट अल्टीमेटली वी विल बी सॉल्विंग ए डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वी विल से दैट वी आर सॉल्विंग आइगन वैल्यू इक्वेशन और एक्चुअल में हम सॉल्व कर रहे होंगे मैट्रिक्स इक्वेशन को, ऐसा हो सकता है। बट इनिशियल लैंग्वेज जो है ना सबका सेम कर दिया गया है कि व्हेन यू सॉल्व आइगन वैल्यू इक्वेशन देन यू ऑब्टेन दी आइगन वैल्यूज एंड दोज आइगन वैल्यूज विल रिप्रेजेंट दी आउटकम ऑफ ए मेजरमेंट, ठीक है ना। ठीक है, सो रिजल्ट ऑफ एनर्जी मेजरमेंट। सर आइगन वैल्यू क्या कोई स्टेबल वैल्यू को इंडिकेट करती है? आइगन वैल्यू मतलब कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होता है, पर्टिकुलर आइगन जो वर्ड है ना उसका मतलब पर्टिकुलर। देखो हर हमेशा ये इक्वेशन वैलिड तो नहीं होता है ना, कभी कभी जैसे मान लो ऐसा है, देखो एक्स स्क्वायर है और डी एक्स मान लो आपने ये लिखा, ठीक है ना, तो ये इसको डिफरेंशिएट करोगे, ये हमारा देखो ऑपरेटर है और ये फंक्शन है, इसको ऑपरेट किया आपने तो क्या बना यहाँ पे 2x बन गया, वही वाला फंक्शन तो नहीं आया ना। आर यू गेटिंग दिस फंक्शन? सेम फंक्शन देखो तो, लेकिन अगर मान लो आप ऐसे लिखते हो, देखो डी डी एक्स, ओके, और यहाँ पे मान लो ई टू द पावर आयोटा के एक्स लिखते हो, ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आयोटा के और ई टू द पावर फिर से आयोटा के एक्स। तो देखिए यहाँ पे जैसे ऑपरेटर दोनों जगह पे सेम रखा गया, ये ऑपरेटर और ये ऑपरेटर, आप देखिए दोनों जगह पे ऑपरेटर सेम है, डेरिवेटिव ऑपरेटर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर जब हम लिखे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वापस नहीं आया, तो इस 2 को आप जो है ना, ये जो नंबर 2 है ना, इसको आप आइगन वैल्यू नहीं बोल सकते इस ऑपरेटर का। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या बोलते हैं, जिस फंक्शन पे हम एक्ट कर रहे हैं वही फंक्शन आ गया, यहाँ पे आयोटा के आ गया, तो हम आयोटा के को इसका आइगन वैल्यू बोलेंगे। तो आइगन वैल्यू मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू है obtained from those type of equations in which when a function is acted upon by an operator you get back the same function, ठीक है ना। तो ये एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ वैल्यू है, ठीक है ना, वो ऐसा वैल्यू है जिसमें फंक्शन किसी ऑपरेटर से फंक्शन पे कोई ऑपरेटर जब एक्ट करता है ना तो वापस वही फंक्शन आ जाता है, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब है, इसे मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन से भी समझ सकते हैं ना। आप जो भी समझो, ठीक है ना, ये तो अभी तो डेरिवेटिव से बता रहे हैं ना, मैट्रिक्स में भी यही होता है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मैट्रिक्स इक्वेशन, ठीक है ना। मैट्रिक्स इक्वेशन में भी ऐसा ही होता है कि कोई मैट्रिक्स अगर आप किसी, मान लीजिए ये मैट्रिक्स है आपका क्या बोलते हैं जीरो, मान लो यहाँ पे 1 है 1 है 0 है 0 है, अब इस पे मान लो आप एक्ट कराओगे क्या बोलते हैं 1 और 2 को, तो इसको अगर इस पे एक्ट कराओगे ना तो आपको यहाँ पे 1 और 2 नहीं मिलेगा, यू विल नॉट गेट 1 एंड 2, ठीक है, आपको कुछ और मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब इस पे एक्ट कर रहा है तो डिफरेंट मिल रहा है, लेकिन आप देखिए 0 1 0 1 0, अगर इस पे इसको 1 1 का एक्ट कराओगे ना तो 1 1 मिलेगा यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे कि इसका ये आइगन फंक्शन है और ये इसका आइगन फंक्शन नहीं है, यहाँ पे ये नहीं मिलने वाला है आपको, ये नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो मतलब कभी कभी ऐसे इक्वेशंस बनते हैं, ठीक है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन। मैथमेटिक्स में आइगन वैल्यू इक्वेशन का मतलब है कि जिस पे एक्ट किया वही मिल गया, ठीक है ना। ओके सर, ठीक है, अब लेकिन उसका एक इम्पोर्टेंस है कि कभी कभी वो फिजिक्स में यूजफुल हो जा रहा है, ठीक है सर। ये आइगन वैल्यू हमेशा मतलब क्या हुआ? सर ये आइगन वैल्यू हमेशा एक कांस्टेंट या स्केलर टर्म हो सकता है? हाँ, कांस्टेंट टर्म ही आएगा आइगन वैल्यू, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रिजल्ट ऑफ एनर्जी मेजरमेंट आर द आइगन वैल्यूज ऑफ हैमिल्टोनियन, ठीक है। उसी तरह से रिजल्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम मेजरमेंट आर आइगन वैल्यूज ऑफ दिस ऑपरेटर। मतलब ऐसा होगा, देखिए यहाँ पे आर क्रॉस और जब यहाँ पे देखिए माइनस आयोटा और एच क्रॉस, ठीक है ना, और यहाँ पे है डेल, ठीक है ना, डेल, और ये अगर मान लीजिए किसी फंक्शन पे एक्ट किया, ठीक है ना, एंड सपोज इट गिव्स यू सम वैल्यू ए और इनटू फंक्शन, तो अब बोलिए ये जो इक्वेशन है, इज इट आइगन वैल्यू इक्वेशन और नॉट? क्या कहोगे? है ना, क्योंकि sir. एफ पे एक्ट किया, एफ ही आ गया, ठीक है ना। तो Yes, इसको sir. ये बोलोगे, ये जो ए है ना वो रिप्रेजेंट करेगा आउटकम। आइगन वैल्यू तो है ही है ये तो आइगन वैल्यू कहलाएगा ही, क्योंकि आइगन वैल्यू इक्वेशन है ये, ठीक है ना। लेकिन मेन हम फोकस कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स में कि ये आउटकम ऑफ मेजरमेंट है, ठीक है ना, आउटकम ऑफ एंगुलर मोमेंटम मेजरमेंट। एंगुलर, क्योंकि ऑपरेटर जो हम यहाँ पे लिए ना वो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर है, ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटम मेजरमेंट। तो एंगुलर मोमेंटम मेजरमेंट जब किया जाएगा तो यहाँ पे जो कुछ भी आएगा, अभी हम जस्ट एक सिंबॉलिक नोटेशन दिए, जो भी रिजल्ट यहाँ पे आएगा वही एंगुलर मोमेंटम का बेसिकली आउटकम ऑफ मेजरमेंट होगा। मतलब जो आइगन वैल्यू आएगा ना वही आउटकम ऑफ मेजरमेंट कहा जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, आउटकम ऑफ ए मेजरमेंट
for a physical quantity are eigenvalues of corresponding operator. Eigenvalues of corresponding operator होता है, ठीक है ना। अब ये थर्ड पॉस्टुलेट हो गया। अब देखिए हम फोर्थ पॉस्टुलेट में आते हैं, ठीक है। फोर्थ postulate, it says after measurement, ठीक है, after measurement the state of system ठीक है, reduces to an eigen state of operator, माइक ऑफ कर लोगे, ठीक है, ऑपरेटर, ठीक है। देखो क्या लिखा गया, आफ्टर मेजरमेंट स्टेट ऑफ द सिस्टम reduces to an eigen state of the operator corresponding to observable being measured, ठीक है, corresponding to observable being measured। ओके, देखो क्या लिखा गया है, आफ्टर मेजरमेंट स्टेट ऑफ द सिस्टम रिड्यूसेस टू एन आइगन वैल्यू। एन आइगन वैल्यू मतलब किसी एक आइगन वैल्यू में सिस्टम जो है ना कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आइगन वैल्यू एन आइगन स्टेट ऑफ द ऑपरेटर कॉरेस्पॉन्डिंग टू ऑब्जर्वेबल बीइंग मेजर्ड। ओके, देखो इसको हम थोड़ा एग्जांपल से समझाएंगे ना तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो एग्जांपल देते हैं, ठीक है ना। सपोज कर लेते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे कि स्टेट ऑफ द सिस्टम जो है ना, देखो स्टेट ऑफ सिस्टम, ठीक है, स्टेट ऑफ सिस्टम को हम बोल रहे हैं, सपोज करो साई है, और इट इज सपोज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है ना, ऐसे लिखा हुआ है 2 psi1 और प्लस 3 psi2 और प्लस 5 psi3, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये सभी जो psi1 psi2 psi3 है ना, psi1 psi2 psi3, ठीक है, आर दी आइगन स्टेट्स ऑफ हैमिल्टोनियन है ये, ठीक है ना, हैमिल्टोनियन फॉर पार्टिकल इन ए बॉक्स, पार्टिकल इन ए बॉक्स, ठीक है ना। मान लो ये सिचुएशन है, ठीक है ना। देखो अभी आप समझ जाओगे, ठीक है ना, क्या मतलब है। तो देखो ये एक सुपरपोजिशन स्टेट है, मतलब स्टेट ऑफ द सिस्टम जो है ना वो बेसिकली ये है, ठीक है ना, इन तीनों का सुपरपोजिशन स्टेट में है, ठीक है ना। तो स्टेट ऑफ द सिस्टम इज सुपरपोजिशन ऑफ दीज 3 स्टेट्स। और psi1 psi2 psi3 के बारे में क्या बोला गया, आइगन स्टेट्स ऑफ हैमिल्टोनियन और पार्टिकल इन बॉक्स। तो पार्टिकल इन बॉक्स में हमने बताया ना कि आइगन स्टेट ऑफ हैमिल्टोनियन बोलिए या फिर बोलिए कि श्रोडिंगर इक्वेशन से हमने वेव फंक्शन को ऑब्टेन किया, दोनों बात सेम है। क्योंकि देखो यहाँ पे हम आपको भी बता रहे थे ना कि हम श्रोडिंगर इक्वेशन जब सॉल्व कर रहे हैं ना तो श्रोडिंगर इक्वेशन को ही थोड़ा सा रीराइट कर देते हैं, तो इस तरह से ये बन जाता है। इसी को बोलेंगे हम लोग आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉर हैमिल्टोनियन है ये, आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉर हैमिल्टोनियन। ओके, तो देखिए यहाँ पे इसमें इसका मतलब ये है कि जैसे हियर दैट इज एच जब एक्ट करेगा ना साई एन पे तो हमें एनर्जी ई एन मिलेगा और साई एन मिलेगा, ये मतलब सिचुएशन है। ये हैमिल्टोनियन जब ये इस पे एक्ट करेगा, मतलब अगर हैमिल्टोनियन साई वन पे एक्ट करेगा तो यहाँ ई वन मिलेगा, साई वन मिलेगा। हैमिल्टोनियन अगर H2 पे एक्ट करेगा साई टू पे तो हमें E2 मिलेगा, साई टू मिलेगा, ठीक है ना। और ये सभी हम लोग जानते हैं कि इसमें En जो है ना दैट इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर है और h बार स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। और इसमें साई एन जो लिखा हुआ है वो भी हम लोग जानते हैं, जैसे 2/L रूट अंडर और साइन मान लो ऐसे लिखा हुआ है n पाई x अपॉन L, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो अब देखो हम यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहे हैं कि स्टेट ऑफ द सिस्टम मान लो इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसमें बोला गया ना कि psi1 psi2 psi3 आर दी आइगन स्टेट्स ऑफ हैमिल्टोनियन फॉर पार्टिकल, ठीक है, फॉर ए पार्टिकल इन बॉक्स। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, आइगन स्टेट ऑफ हैमिल्टोनियन कहने का मतलब यही है कि जब H साई पैक कर रहा है तो साई एन पैक करेगा तो साई एन ही मिलेगा और यहाँ पे एनर्जी ई एन आ जाएगा, और साई एन और ई एन का ये वैल्यू है, ठीक है। नाउ अगर हम क्वेश्चन देखो ये पूछते हैं कि इफ एनर्जी
is measured, ठीक है, then what are possible outcomes? तो एनर्जी अगर हम मेजर करेंगे ना तो पॉसिबल आउटकम्स क्या है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे, अब हम इसमें सेकंड पोस्टुलेट पे आते हैं। देखिए यहाँ से देखो ये लिखा गया ना, इससे अभी क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें लिखा गया है, सेकंड या थर्ड था, आउटकम ऑफ ए मेजरमेंट ऑफ फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी आर आइगन वैल्यूज ऑफ करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर। ओके, तो देखिए यहाँ पे इसमें बोला जा रहा है ना कि इफ एनर्जी इज मेजर्ड व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे बेसिकली हैमिल्टोनियन का आइगन वैल्यूज, हम लोग एनर्जी मेजर कर रहे हैं ना, एनर्जी रिप्रेजेंट होता है हैमिल्टोनियन से, और हैमिल्टोनियन का आइगन वैल्यूज जो है वो En है, और En का ये वैल्यूज है, तो मतलब पॉसिबल आउटकम यही है, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा, देखिए यहाँ पे आंसर कि हम लोग एनर्जी मेजर कर रहे हैं ना, एनर्जी का ऑपरेटर हैमिल्टोनियन है, और हैमिल्टोनियन का आइगन वैल्यू En है, En इज दिस, तो इसीलिए इसमें बोला जाएगा पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है ना। यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स जो होंगे ना वो बेसिकली होगा पाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 3 स्टेट से यूज हो रहा है ना, psi1 psi2 psi3, तो इसी के कोरिस्पॉन्डिंग यहाँ पे 1 2 3 से यूज होगा, ठीक है ना। तो पाई स्क्वायर h बार स्क्वायर अपॉन 2m इंटू a स्क्वायर होगा, और फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे हम लोग, तो 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर h बार स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 3 स्क्वायर और पाई स्क्वायर और h बार स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये पॉसिबल आउटकम होंगे मेजरमेंट के, ठीक है ना। तो अब देखो, जानते हो क्या होगा कि ये पॉसिबल आउटकम है, लेकिन अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सिस्टम सुपरपोजिशन ऑफ 3 स्टेट्स में है ना, तो ये भी आउटकम हो सकता है, ये भी आउटकम हो सकता है, ये भी आउटकम हो सकता है। तो अब आप देखिए यहाँ पे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर हम पूछते हैं psi1 मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आपको याद है ना कैसे निकाला गया था। तो इन सभी की जो है ना, हाँ, इन सभी की प्रोबेबिलिटी निकालोगे ना, अगर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग these outcomes, ठीक है ना, ये प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए आप लोग, कितना निकलेगा प्रोबेबिलिटी बताइए जरा। psi1 का सर आ रहा है √2/5। एक मिनट, देखो यहाँ से ये जो है ना, पहले इसका सभी का स्क्वायर करोगे आप, इसका स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 4 और 3, मतलब इसका 4 और 3 कितना हो गया, 4 और 9 हो जाएगा ना, ये 13 और फिर 25 कितना हो गया 38। तो 38 से, तो हमने बताया था ना कि इसको √38 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना। तो इसको नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करें, याद है ना कि इन सभी कोएफिशिएंट के स्क्वायर करके उस जो भी आएगा उसका रूट ले लोगे, तो रूट से, तो इसका जो है ना यहाँ से देखो ऐसे बनेगा, इसका नॉर्मलाइज्ड स्टेट जो है ना, नॉर्मलाइज्ड, इसमें अगर आप नॉर्मलाइज्ड स्टेट लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखना पड़ेगा, psi इज इक्वल टू 1/√38, ठीक है, और फिर यहाँ पे होगा 2 psi1 प्लस 3 psi2 और प्लस 5 psi3, ऐसा होगा, ठीक है ना दिस। तो अब आपको याद है ना, बताया था कि ये वाली स्टेट ऑब्टेन करने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो इसके कोएफिशिएंट के स्क्वायर होगा, इसको कोएफिशिएंट के स्क्वायर करोगे तो 4/13, तो मतलब 2/19। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज ऑफ आउटकम लिखोगे ना तो इसका निकलेगा 2/19, ठीक है ना। फिर इसका प्रोबेबिलिटी निकालोगे इसका, तो यहाँ से 9/38 हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसका निकालोगे, ठीक है ना, तो इससे आ जाएगा 25/38, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी है। तो इसका मतलब ये है ना कि देखिए अगर सिस्टम इस स्टेट में होगा ना, आप मेजरमेंट करेंगे तो आउटकम एनर्जी मेजर करेंगे तो या तो ये मिलेगा, ऐसा नहीं कि तीनों मिलेगा, ऐसा नहीं है, ये मिलेगा या ये मिलेगा, तीनों की मतलब सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो है ना वो ये वाली स्टेट की मिलने की है, ठीक है ना। अब आप देखो इसमें जो ये पोस्टुलेट बोला गया ना कि आफ्टर मेजरमेंट स्टेट ऑफ द सिस्टम रिड्यूसेस टू एन आइगन स्टेट, ठीक है ना, कोरेस्पॉन्डिंग टू, ठीक है ना, कोरेस्पॉन्डिंग टू ऑब्जर्वेबल बीइंग मेजर्ड, है ना। तो इसमें क्या होगा, फाइनल स्टेट जो होगा ना वो एक आइगन स्टेट होगा, ठीक है ना, reduces to an eigenstate of the operator corresponding to the observable being measured। देखो इसको पिक्टोरियली हम समझा देते हैं कि पहले सिस्टम जो है ना, देखो सिस्टम इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम, ऐसे लिख दो, इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम, ठीक है ना। इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम की बात अगर हम कर रहे हैं तो देखिए ये था साई, इसमें हमने एनर्जी मेजर किया, एनर्जी मेजर्ड, इसका हमने एनर्जी मेजर किया। तो अब जानते हो क्या होगा, फाइनल स्टेट जो होगा ना वो
पॉसिबल स्टेट हो सकते हैं, फाइनल स्टेट, ठीक है ना, ऑफ सिस्टम। तो फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम जो होगा ना, वो जानते हो 3 पॉसिबिलिटी है, इससे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। फाइनल स्टेट या तो होगा psi1, या तो होगा psi2, या तो होगा psi3। मतलब फाइनल स्टेट जानते हो दिस और दिस और दिस, ऐसा होगा। मतलब इनिशियल स्टेट जो था सुपरपोजिशन स्टेट था ना, ये जो था सुपरपोजिशन स्टेट था, सुपरपोजिशन स्टेट था ये। अब जो फाइनल स्टेट होगा ना, वो सुपरपोजिशन स्टेट नहीं होगा, नॉट, ये जो है ना, नॉट, मतलब ये जो है ना सिंगल स्टेट होगा। फाइनल स्टेट जो है वो क्या होगा, सिंगल स्टेट होगा। मतलब एक ही, या तो psi1 होगा, या तो psi2 होगा, या तो psi3 होगा, ठीक है। तो अगर आप ये कहोगे ना, देखो यहाँ पे कि अगर सपोज वी गेट, देखो इफ आउटकम इज, आउटकम मतलब जो एनर्जी मेजरमेंट का आउटकम है, इफ आउटकम ऑफ मेजरमेंट, ऐसे लिख दो, ऑफ मेजरमेंट इज, अगर आउटकम ऑफ मेजरमेंट मान लो आ गया 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर h बार स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर, ठीक है, देन तो उस केस में साई फाइनल जो होगा ना, वो बेसिकली psi2 होगा, ठीक है। तो जो भी आउटकम मिलेगा ना, उसका कोरिस्पॉन्डिंग फाइनल स्टेट ही, सॉरी, उसका कोरिस्पॉन्डिंग आइगन स्टेट जो होता है ना, वही फाइनल स्टेट हो जाता है, ठीक है ना। ये बेसिकली पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट है, ये ध्यान रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। फाइनल स्टेट इज द आइगन स्टेट ऑफ द ऑपरेटर corresponding to the physical quantity which is being measured, ठीक है। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर है, उसका आइगन वैल्यू ही फाइनल स्टेट होगा, और वो आइगन वैल्यू फाइनल स्टेट होगा जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एनर्जी या मोमेंटम जो भी हमें आउटकम में मिला है, ठीक है ना, जो आउटकम में मिला है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू जो होगा, सॉरी आइगन स्टेट जो होगा, वो फाइनल स्टेट होगा, ठीक है। तो समझ गया ना, फाइनल स्टेट होने की ये 3 पॉसिबिलिटी है। इनिशियल स्टेट वाज ए सुपरपोजिशन स्टेट, बट फाइनल स्टेट विल बी ए सिंगल स्टेट, ओके। और ये भी हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, तीनों का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ये 3 ये होंगे। अब मान लो हमारा एनर्जी ये आया, तो फिर psi2 सिर्फ होगा फाइनल स्टेट, ठीक है ना। तो ये बेसिकली कंक्लूजन है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली सेकेंड पॉस्टुलेट है क्वांटम मैकेनिक्स का, ठीक है ना, सॉरी 4th पॉस्टुलेट। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम लोग जैसे मान लो इस तरह का सिस्टम है, अब देखो जैसे हम, ये एक सिस्टम है हमारे पास, ठीक है ना, एक सिस्टम है जिसका स्टेट ये है। अब हम एक बार मेजरमेंट करेंगे तो अब फाइनल स्टेट कौन सा हो जाएगा, अब इसका स्टेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आप ये कह सकते हो कि जो भी इंफॉर्मेशन था ना सिस्टम में, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब फाइनल स्टेट हमारा psi2 बन गया, psi2 इज द फाइनल स्टेट, ठीक है ना। तो अब जानते हो सिस्टम psi2 स्टेट में है, अब ये एक यूनिक स्टेट है, समझिए ना, सिंगल स्टेट बोल सकते हो या फिर यूनिक स्टेट हो जाएगा ये, दिस विल बी ए यूनिक स्टेट। अब जानते हो, अब इस सिस्टम पे बार बार मेजरमेंट करोगे ना अगर, तो जैसे मान लो ऐसा हुआ, ठीक है ना, जैसे साई में था, आपने मेजर किया, मेजरमेंट कर लिया, ठीक है ना, तो मेजरमेंट से आपको मिला एनर्जी, मिला E2 और वेव फंक्शन मिल गया psi2। और फिर आप यहाँ पे जैसे इसमें आपने एनर्जी मेजरमेंट किया, ठीक है ना, अब इसमें फिर से अगर आप एनर्जी मेजरमेंट करोगे, एनर्जी मेजरमेंट, ठीक है ना, तो फिर से आप एनर्जी मेजरमेंट कर रहे हैं, तो अब जानते हो अब E2 psi2 फिर से मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए पहले वाले केस में जो है ना, ये सुपरपोजिशन स्टेट में था, तो इसमें मतलब प्रोबेबिलिटी थी ये भी आने की, ये भी आने की, ये भी आने की। अब लेकिन एक बार मेजरमेंट करने के बाद अब यहाँ पे psi2 आ गया ना, तो अब इसमें जो है सुपरपोजिशन स्टेट नहीं है ये, अब ये एक सिंगल स्टेट बन चुका है। अब चाहे आप 10 बार भी मेजरमेंट करोगे ना, तो यही मिलेगा बार बार, ठीक है ना। तो आप फिर से एनर्जी मेजरमेंट करोगे तो यहाँ से E2 psi2 ही मिलेगा, ठीक है ना। फिर से अगर मान लो एनर्जी मेजरमेंट कर दिया, एनर्जी मेजरमेंट, ठीक है, तो आपको फिर से वही मिलने वाला है E2 psi2। तो एक बार देखिए, एक बार आपने एनर्जी मेजरमेंट किया और फिर से सेम मेजरमेंट को रिपीट कर रहे हो, मतलब समझ रहे हो ना, वही मेजरमेंट बार बार रिपीट करेंगे तो वही रिजल्ट आता ही जाएगा। जब आप कुछ दूसरा क्वांटिटी मेजर करेंगे, मान लो अभी एनर्जी मेजर कर रहे थे, अब एंगुलर मोमेंटम मेजर करना शुरू कर दिया, तब हो सकता है कि अलग रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। लेकिन सेम मेजरमेंट रिपीट करोगे तो रिजल्ट भी, आउटकम भी रिपीट होता जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली
यहाँ पे डिस्कशन है, ठीक है। ऑलराइट, तो अब आप देखिए, जैसे अगर हम चलो सपोज करो ऐसा कहते हैं, यहाँ से देखो एक पॉइंट नोटिस करोगे, फिर से हम ये कह रहे थे ना, सपोज इनिशियल स्टेट इज ए सुपरपोजिशन ऑफ सम स्टेट्स। हमने मान लो इस तरह का हमारे पास सपोज करो 10 सिस्टम है, समझ गए ना, मतलब स्टेट ऑफ द सिस्टम इस स्टेट से डिस्क्राइब हो रहा है ना। सपोज करो हमारे पास आइडेंटिकल 10 सिस्टम है जिसका सभी का स्टेट जो है ना इसी से डिस्क्राइब हो रहा है, ठीक है ना। तो अब हम देखो यहाँ पे बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं रिपीटेड मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ, ठीक है, एवरेज वैल्यू चलो लिख देते हैं, ठीक है ना। देखो एवरेज वैल्यू, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज वैल्यू, तो जैसे मान लीजिए एक सिस्टम है, ठीक है ना, आइडेंटिकल सिस्टम्स कह देते हैं। मान लीजिए हमारा ये एक सिस्टम है जिसका वेव फंक्शन साई है, ठीक है ना। एक दूसरा सिस्टम है, ये सारे आइडेंटिकल हैं, ठीक है ना। ये भी साई है, ये भी आइडेंटिकल, इसका भी स्टेट जो है ना इस तरह से ये साई है, ठीक है ना, एंड सो ऑन, इस तरह से कंटिन्यू हो रहा है। अब आप देखिए, अगर हम मान लीजिए आइडेंटिकल टाइप ऑफ मेजरमेंट इसमें करते हैं, जैसे मान लो हम अभी साई को मान लीजिए अभी जो साई हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे ना, ये यही वाला साई है, इट इज सुपरपोजिशन ऑफ 3 स्टेट्स, सुपरपोजिशन ऑफ 3 स्टेट्स है। तो देखो अब सुपरपोजिशन ऑफ 3 स्टेट्स है, इसमें प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। अगर आप मेजरमेंट करेंगे तो एनर्जी E1 भी मिल सकता है, E2 भी मिल सकता है, E3 भी मिल सकता है। तो चलो हम इसमें मान लो हमने एनर्जी मेजर किया, एनर्जी, ठीक है ना, वी आर मेजरिंग एनर्जी, ठीक है। एक मिनट, चलो हम ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, देखो एक ही बार लिख देते हैं, एनर्जी मेजरमेंट। हम लोग एनर्जी मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एनर्जी मेजरमेंट कर रहे हैं, मान लो इससे हमें मिला E1, तो अब इसका फाइनल स्टेट हो जाएगा साई1। इससे मिला हमें मान लीजिए E3, इसका फाइनल स्टेट हो जाएगा साई3। फिर इससे मिल गया मान लो E1, फिर से मिल गया, फिर इसका साई1 हो जाएगा। इसका मेजरमेंट किया है तो हमें मिल गया सपोज करो E2 और ये हो गया साई2, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, अगर ऐसा होगा कि आइडेंटिकल, हमारे पास आइडेंटिकल टाइप ऑफ मेनी सिस्टम है, ठीक है ना, मतलब एक ही सिस्टम के कई कॉपीज हैं। ये जो है ना, ये सभी जो यहाँ पे ऐसे बनाया गया है, इसको आप बोल सकते हो, ठीक है, ये सारे कॉपीज, ठीक है ना, आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ सिस्टम। जो भी हमारे पास सिस्टम है ना, उसी के आइडेंटिकल कॉपीज हैं। तो इसी को आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ सिस्टम है ना, इसी को फिजिक्स के लैंग्वेज में इंसेम्बल भी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड इंसेम्बल। तो कभी कभी आप देखोगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में ये वर्ड ज्यादा यूज होता है, ये इंसेम्बल है, इंसेम्बल ऑफ सिस्टम। इंसेम्बल ऑफ सिस्टम का मतलब होता है आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना। तो ये है। तो अब आप देखिए मेजरमेंट हमने इस पे किया तो E1 मिला, इस पे मेजरमेंट किया तो E3, इस पे किया मेजरमेंट, क्योंकि ये सुपरपोजिशन स्टेट है, साई जो है ना सुपरपोजिशन स्टेट है। तो डिफरेंट आउटकम आ रहा है। तो अब जैसे डिफरेंट आउटकम है, तो ऑन एवरेज हम पूछ सकते हैं ना कि ऑन एवरेज कौन सा आउटकम मिला। तो देखो एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे, जैसे मान लो 4 रिजल्ट्स हैं, E1 E3, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे अगर एनर्जी का एवरेज निकालें, देखो एनर्जी का एवरेज तो बेसिकली कैसे निकलेगा। एनर्जी का एवरेज देखो हम ऐसे लिखेंगे, E1 प्लस E3, इससे मिला E3, फिर इससे मिला E1 और प्लस इससे मिला E2, ठीक है ना। बाय यहाँ पे 4 कर देंगे, मान लो अभी तक यहाँ पे 4 ही है, ठीक है ना, तो 4 कर दोगे आप। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे 2/4 E1 और प्लस 1/4 E3 और प्लस 1/4 E2। कैन वी राइट लाइक दिस? जस्ट एक मिनट आ रहे हैं। ठीक है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो एवरेज तो ऐसे निकाला जाता है ना, जो भी हमारे पास रिजल्ट्स हैं, व्हाट एवर रिजल्ट्स वी हैव, ओके, वी जस्ट विल ऐड दीज रिजल्ट्स एंड डिवाइड बाय द फ्रीक्वेंसी, कितनी बार आया है टोटल, उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पे सपोज करो 4 मेजरमेंट्स की बात हम कर रहे हैं, ऐसे आगे भी कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन 4 मेजरमेंट की बात की है, सपोज वी कंसीडर 4 मेजरमेंट। अब आप देखिए यहाँ पे अगर हम बोलते हैं ये 4 मेजरमेंट में अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग E1 का प्रोबेबिलिटी कितना है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अभी इस फिगर के अकॉर्डिंग E1 जैसे देखो 2 बार आया ना,
तो देखो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट 4 है, ठीक है ना, उसमें 2 बार आ गया E1, तो E1 की प्रोबेबिलिटी यही होगी ना 2/4। इज इट ओके? Yes, sir. ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पे E2 आने की प्रोबेबिलिटी जो है 1/4 हो जाएगा, और E3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है ये भी। तो इसको जानते हो आप, ऐसे चाहते हो ना तो इसको ऐसे लिख सकते हो, मतलब यहाँ पे ये P1 और E1 और प्लस, ठीक है ना, ये बेसिकली आ जाएगा क्या बोलते हैं P3 और E3 और प्लस ये जो है ना प्रोबेबिलिटी एक्चुअली P2 और इंटू E2, ठीक है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी का सम है, तो इसी को हम मतलब ऐसे लिख देंगे, देखो समेशन ऑफ PI और EI, ठीक है ना, समेशन ऑन I, ठीक है ना। तो ये बेसिकली एवरेज लिखने का तरीका हो गया, ठीक है ना। दिस इज ए वे टू राइट एवरेज, इज दैट ओके? तो इसी को कंटिन्यूअस के केस में इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना होगा। कंटिन्यूअस का केस अगर है ना तो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो इसी को देखो ऐसे लिख दिया जाता है यहाँ पे, एनर्जी इज इक्वल टू, अगर क्वांटम मैकेनिक्स में कंटिन्यूअस वेरिएबल्स हैं तो हम इंटीग्रेशन में लिख देंगे इंटीग्रेशन। और प्रोबेबिलिटी को क्वांटम मैकेनिक्स में कैसे लिख रहे हो आप? हाउ डू यू राइट प्रोबेबिलिटी? ऐसे लिख रहे हो ना, साई मॉडुलस स्क्वायर और इंटू dx, ऐसे लिख रहे हैं, यही है ना। और इंटू यहाँ पे एनर्जी आ गया EI, ठीक है ना। तो इसी को जानते हो चेंज किया गया क्वांटम मैकेनिक्स में, इसको देखो चेंज ऐसे कर दिया गया, इसको ऐसे लिख दिया गया कि हम साई मॉडुलस स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं साई स्टार, ठीक है ना। और हम अभी देखो ऐसे लिखे थे ना, H एक्टिंग ऑन साई आई गिव्स अस EI और इंटू साई आई, ऐसे लिखे, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे PI लिखा होता है ना, तो साई आई मॉडुलस लिख दो यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा साई आई, ठीक है ना। अच्छा समेशन तो हम कर ही दिए है ना, सॉरी ये समेशन था ना, ये आई लिखा हुआ था, ठीक है, चलो आई हटा देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, जैसे बेसिकली अब देखो यहाँ पे ये H एक्टिंग ऑन साई आई गिव्स अस EI साई आई, ऐसे होता है, ठीक है ना। या चलो अगर आई सिंबल यहाँ से ड्रॉप कर दें अगर हम यहाँ पे, ठीक है ना, तो ऐसे लिख दोगे सिंपली, ठीक है ना। तो ऐसा है सिचुएशन, ठीक है ना। E अगर आई लिखोगे यहाँ पे तो लिख भी सकते हो, ठीक है ना, यू कैन राइट लाइक दिस, यार समझना है बेसिकली आपको, ठीक है। तो देखो क्या है कि क्वांटम मैकेनिक्स में इसी चीज को देखो आप समझ रहे हो ना, देखो क्या किया गया, ये प्रोबेबिलिटी है, क्वांटम मैकेनिक्स में प्रोबेबिलिटी को ऐसे लिखा गया साई मॉडुलस स्क्वायर इंटू dx, ओके। और ये इंटीग्रेशन समेशन जो है इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑल राइट, एंड हियर यू सी EI जो है ना बेसिकली ऐसे ही रहने दिया हमने। अब देखो हम क्वांटम मैकेनिक्स में जानते हैं कि EI साई आई की जगह हम H साई लिख सकते हैं, तो यहाँ से देखो ये बेसिकली EI आएगा और इससे एक साई आई आ रहा है, तो EI साई आई जो आ रहा है ना उसी को ऐसे लिख दिया गया H साई, ठीक है ना। और ये dx बच गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स को चेंज किया गया, मतलब सोच समझ के चेंज किया गया, समझ गया ना। मतलब ये आपको रफली समझ में आया? देखो ये जो टर्म है ना यहाँ पे, ये साई स्टार साई है, ठीक है ना, साई स्टार साई और इंटू EI और इंटू यहाँ पे dx है, ये यहाँ से देखो। तो ये जो साई इंटू E है ना, ये जो साई इंटू E उसको H साई लिख दिया गया, तो यहाँ पे H साई लिख देंगे। और इस क्वांटिटी को बोला गया, दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है। तो इसको एक्सपेक्टेशन वैल्यू बोला गया क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान देंगे, तो मतलब ये बेसिक प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट से आया है। देखो एवरेज जैसे निकालते हैं ना, वो एवरेज में ये प्रोबेबिलिटी बन जाता है, और प्रोबेबिलिटी की जगह ये लिखा गया, फिर अब इसको जो है ना थोड़ा मॉडिफाई करके ये लिख दिया गया, ठीक है ना। तो अब देखो हम इसका जो है ना नेक्स्ट पोस्टुलेट लिख रहे हैं, 5th पोस्टुलेट है, ठीक है। देखो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट, तो मतलब हम मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस मतलब बताया यहाँ पे। अब देखो इसका 5th पोस्टुलेट क्या है, व्हाट इट सेज दैट एवरेज वैल्यू ऑफ, ठीक है ना, एवरेज वैल्यू ऑफ मेजरमेंट्स, ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ मेजरमेंट्स मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ आउटकम, ठीक है ना, ऑफ आउटकम लिख दो, आउटकम, ठीक है ना, फॉर ए मेजरमेंट, ठीक है ना, फॉर ए मेजरमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ corresponding ऑपरेटर, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑपरेटर का एक्सपेक्टेशन। तो यहां से देखो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू इंट्रोड्यूस होता है। तो जैसे मान लीजिए आप एनर्जी का एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं, देखो जैसे एनर्जी का एवरेज वैल्यू, ठीक है ना, तो मतलब एक सिस्टम है, हम जैसे बताए ना सुपरपोजिशन स्टेट में है। अब सुपरपोजिशन स्टेट में तो आउटकम डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। अब डिफरेंट डिफरेंट आउटकम होगा तो उसका एवरेज क्या होगा मान लीजिए। और हमेशा माइंड में ये रहना चाहिए, ध्यान रखोगे जब मेजरमेंट कर रहे हैं ना तो आइडेंटिकल सिस्टम्स पे मेजरमेंट कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एक मेजरमेंट का तो एक ही आउटकम होगा तो एवरेज कैसे निकालोगे।
और आपको हम बताया ना कि एक मेजरमेंट कर लोगे और उसके बाद फिर उसी मेजरमेंट को रिपीट करते रहोगे ना उसी सिस्टम पे, तो बार बार सेम रिजल्ट आता रहेगा, तो सेम रिजल्ट आता रहेगा तो फिर एवरेज करने से भी तो सेम आ जाएगा ना। तो वेन एवर वी टॉक अबाउट एवरेज, तो हमारे माइंड में ये चल रहा होगा कि हमारे पास एक एनसेम्बल है, एनसेम्बल मीन्स कॉपीज ऑफ आइडेंटिकल सिस्टम है, और हर सिस्टम पे अलग अलग मेजरमेंट करेंगे तो अलग अलग रिजल्ट आएगा, उसका एवरेज ले रहे हैं। तो ये चीज आपको मतलब माइंड में हमेशा रखना पड़ेगा कि वी आर डूइंग मेजरमेंट नॉट जस्ट ऑन सिंगल सिस्टम बट ऑन आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ सिस्टम, ठीक है ना, जिसको एनसेम्बल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी जैसे हम बता दिया ना कि इसको ऐसे लिखा जाएगा साई स्टार, ठीक है ना, और यहाँ पे एच और ये साई और dx, इस तरह से लिखेंगे। या इसी को जो है हम अभी बताए थे ना कि स्टेट ऑफ द सिस्टम, जैसे हम ये बता रहे थे अभी आपको कि स्टेट ऑफ द सिस्टम, देखो हम ये बताए थे कि स्टेट जो है ना, स्टेट ऑफ सिस्टम को हम साई को केट साई से भी डिनोट कर सकते हैं, साई, या फिर आप ऐसे कह सकते हो केट साई, ऐसे बोल रहे थे। तो जब साई स्टार लिखते हैं ना तो ये केट साई को जो है ना इसको हम फिर डिनोट करते हैं ऐसे ब्रा साई से, ठीक है ना। सो दिस इज कॉल्ड, ये कहलाता है केट साई, इसको हम लोग केट साई पढ़ रहे हैं, इसको कहते हैं ब्रा साई, ठीक है ना। एक मिनट, PSI, इसको ऐसे लिख दो केट साई, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे इसके लिए एवरेज वैल्यू के लिए एक दूसरा नोटेशन भी है, ठीक है ना। यहाँ पे इसको जो है ना हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पे ब्रा साई आ जाएगा, हैमिल्टोनियन, और ये साई, ठीक है ना। तो ये इसको बोलते हैं इनर प्रोडक्ट, ये बेसिकली इंटीग्रेशन के इक्विवेलेंट है। हम एवरेज वैल्यू या तो इस नोटेशन से लिखेंगे या इस नोटेशन से, यहाँ पे ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, ठीक है। तो अगर एनर्जी का एवरेज वैल्यू निकालना है तो दिस इज कॉल्ड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन। तो उसी तरह से इन जनरल आप कह सकते हो, देखो इन जनरल, ठीक है। मान लो अगर ए कोई ऑपरेटर है, ए जो है ना कोई ऑपरेटर है, और ठीक है, और ए इसका मतलब आइगन वैल्यू है, ठीक है ना, ठीक है, मतलब इसका आउटकम है, मान लो इसका ऑपरेटर का आउटकम जो है ना ए है, हम आउटकम को ए बोल रहे हैं, मतलब आउटकम मतलब वही आइगन वैल्यू इसका हो गया, ठीक है ना। तो अब ए का एवरेज वैल्यू आप निकालोगे ना, इफ यू कैलकुलेट एवरेज वैल्यू ऑफ ए, तो दिस विल बी सिंपली साई स्टार ए ऑपरेटर एंड साई एंड dx, ठीक है ना। अगर ये 1 डायमेंशन है तो dx होगा, 2 डायमेंशन है तो एरिया होगा, 3 डायमेंशन है तो वॉल्यूम भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी इन जनरल चाहते हो तो आप ऐसे डी टॉ भी लिख सकते हो, ठीक है, 3 डायमेंशन में डी टॉ आ जाएगा, ठीक है। और ठीक है, और इन सब में हम ध्यान रखो, हम एज्यूम कर रहे हैं कि साई जो है ना नॉर्मलाइज्ड है, साई को हम नॉर्मलाइज्ड एज्यूम कर रहे हैं। अगर नॉर्मलाइज नहीं होगा, या केट साई जो है ना, केट साई, इसको भी हम नॉर्मलाइज्ड एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर नॉर्मलाइज नहीं होगा तो आपको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा पहले, ठीक है ना। तो अभी हम देखो बता देते हैं अगर नॉर्मलाइज नहीं होगा तो कैसे लिखते हैं, जस्ट अ मिनट, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ये इसका एवरेज वैल्यू निकाल रहे हो ना, एवरेज वैल्यू ऑफ ए, तो इसी को फिर आप ऐसे ब्रा साई, ठीक है ना, फिर ऑपरेटर ए और केट साई, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें देखो साइड में हम नोटेशन आपको बता देते हैं कि ये जो ऐसे लिखा जा रहा है ना, जैसे साई और ये केट साई ब्रा साई का प्रोडक्ट आप ऐसे लिखेंगे तो दैट इज इक्वेलेंट टू साई स्टार, ठीक है ना, साई और इनटू dx, ये पूरे इंटीग्रेशन के इक्विवेलेंट है, आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना। ये शॉर्ट नोटेशन है, दिस इज शॉर्ट नोटेशन, ठीक है, ओके। तो ये जानते हो एक इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट है, देखो क्या लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है, देखो ये एवरेज वैल्यू ऑफ आउटकम, एवरेज ऑफ आउटकम, ठीक है ना, ये एवरेज वैल्यू लिख सकते हो, एवरेज वैल्यू ऑफ आउटकम फॉर ए मेजरमेंट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर। तो ये जो है ना इसी को बोलते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ओके, ठीक है। तो दिस इज ए पॉस्टुलेट, अनदर पॉस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ओके। अब आप देखिए यहाँ पे बेसिकली इनको साइड में कर दीजिए जहाँ पे आपने इसकी दोनों की, यस सर। सर इसमें ऊपर वाले में सर आप अपन ने उसको प्रोबेबिलिटी को सीधा अपन ने वही लिखा साइज मॉड साइज स्क्वायर dx, तो उस वाले में सर वो h वाला वो आपने इंक्लूड कैसे? अरे देखो उतना डिटेल में मत जाओ, बाद में सोच लोगे आप, ठीक है ना। वो इस तरह से थोड़ा सा समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है ना। अब उसको आप समझ जाओगे, थोड़ा सा घर में बैठ करके देखोगे ना क्या किया गया है, ठीक है। आप लोग इतना तो जानते ही होंगे ना, ठीक है, कि समेशन को इंटीग्रेशन में चेंज किया जाता है। अब इसको हम इसमें लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप क्या पूछ रहे हो, ठीक है। ये साई मॉडुलस स्क्वायर को ऐसे लिखते हैं, और आइगन वैल्यू इक्वेशन हमारा ये लिखा हुआ है ना, तो हम ई साई की जगह एच साई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ।
तो यहाँ पे जैसे ई साई लिखा हुआ है तो उसकी जगह क्या लिख दिया हम, एच साई लिख दिए, और ये साई स्टार बच गया। ठीक है, तो ये कोई डेरिवेशन नहीं है। देखो हम आपको पहले ही बता दिए ना, पॉस्टुलेट का कोई डेरिवेशन होता है क्या, समझ रहे हो ना। पॉस्टुलेट का कोई डेरिवेशन, अगर हम डेरिवेशन दे भी रहे हैं ना तो आप ये बोल सकते हो कि सर डेरिवेशन क्यों दे रहे हैं आप, डायरेक्ट बताइए, क्योंकि पॉस्टुलेट है ये, पॉस्टुलेट का डेरिवेशन नहीं होता है, मगर फिर भी हम आपको बस एक एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए बताया गया। ठीक है ना, ये जैसे थोड़ा सा ये सब बताया गया, ये सब बताया जाता है जस्ट टू बिल्ड अंडरस्टैंडिंग। ये पार्ट ऑफ पॉस्टुलेट नहीं है, ध्यान रखोगे। नंबरिंग देखो, पॉस्टुलेट का नंबरिंग 5 नंबर हम यहाँ से लिखे हैं, तो पॉस्टुलेट जानते हो, चाहते हैं ना तो डायरेक्ट हम इतना भी लिख सकते हैं, क्योंकि पॉस्टुलेट का मतलब यही होता है कि जो एजम्पशन जैसा है। ठीक है, और हर बुक में आप देखोगे ये सब कुछ कुछ लिखा रहता है, वो डेरिवेशन नहीं होता है। डोंट डोंट थिंक इट एज अ डेरिवेशन, ओके। ये जस्ट एक जस्टिफिकेशन जैसा है, थोड़ा सा हल्का सा एक्सप्लेनेशन है, ओके। इसको आप नहीं भी समझोगे ना तो कोई बात नहीं, यहाँ यहाँ पे इस पे ज्यादा ध्यान दीजिए कि एवरेज वैल्यू ऐसे लिखा जाएगा। और देखो इसमें ये बोला गया है, लेकिन ध्यान रखोगे कि ये जो वेव फंक्शंस है ना वो नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा गया है साई नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। अगर देखो ऐसा हो गया ना, इफ साई इज नॉट नॉर्मलाइज्ड, अगर ये नॉर्मलाइज नहीं है ना तो फिर ऐसे लिखते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ए का एक्सपेक्टेशन वैल्यू जैसे लिख रहे हो ना। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली ये ऐसा आ जाएगा साई स्टार, और यहाँ पे ए ऑपरेटर, और यहाँ पे साई, ठीक है ना, डी एक्स, और फिर यहाँ पे फुल रेंज में यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देना होगा। ठीक है ना, यहाँ पे साई स्टार, साई और डी एक्स, इससे डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है ना, सो यू हैव टू डिवाइड बाय दिस। ठीक है, ये मान लो लिमिट है -∞ से +∞, सपोज करो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी लिमिट, मतलब लिमिट हमेशा ये नहीं रहेगा, लिमिट डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। ठीक है ना, कभी कभी लिमिट जो है ना ज्यादा भी डिफरेंट हो सकता है, 0 से ए हो सकता है, 0 से बी हो सकता है। ठीक है ना, तो इस तरह का सिचुएशन होगा। ठीक है ना, तो ये बेसिकली हमारा सेकंड पॉस्टुलेट ऑफ फिफ्थ पॉस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स हो गया। ठीक है, ऑलराइट। अब देखो यहाँ पे इसी से रिलेटेड देखो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू की बात चल रही है ना, तो इसीलिए तो अगर साई नॉर्मलाइज नहीं होगा तो ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर दूसरा वाले नोटेशन में लिखना चाहते हो ना, देखो ए का एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखा जा रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे इस तरह से लिखने का मतलब ये हो गया एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, ब्रासाई ए और फिर यहाँ पे केट साई और डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, ये इनर प्रोडक्ट ऑफ केट एंड ब्रासाई। ठीक है ना, ये ठीक है, इस तरह से भी लिख दिया जाता है। ठीक है, तो देखो इसको जो है ना, जैसे अगर मान लो ये हम आपको बता देते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए अभी जैसे हम इसको केट साई बोल रहे हैं ना, केट साई अगर मान लो कॉलम मैट्रिक्स है, सपोज ये कॉलम मैट्रिक्स है, अगर मतलब ये अगर कॉलम मैट्रिक्स है तो इसका जो ब्रासाई होगा ना, दैट विल बी रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है ना, साथ में ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी लेना पड़ेगा, विथ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये नोटेशन यूज किया जाएगा, आप ध्यान रखोगे। जैसा कि हम बताया ना कि स्टेट ऑफ द सिस्टम विल बी रिप्रेजेंटेड बाय सम एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी, फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स यही कहता है। ठीक है ना, तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या बोलते हैं, फिफ्थ पोस्टुलेट हो गया। तो इसमें देखिए मेजरमेंट की बात हुई है ना, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हम इससे रिलेटेड देखो साथ ही साथ और बता देते हैं। देखो इफ, देखो यहाँ पे इफ, ठीक है ना, साई इज इक्वल टू, ठीक है ना, सपोज करो ऐसा कुछ लिखा हुआ है सी एन और साई एन, ठीक है ना, समेशन ऑन एन, मतलब ये सुपरपोजिशन स्टेट है, सुपरपोजिशन स्टेट है ये, सुपरपोजिशन स्टेट, जिसमें साई एन आर सपोज आइगन वैल्यूज, ठीक है ना, आइगन वेक्टर्स या आइगन फंक्शंस बोल सकते हो। ठीक है ना, आइगन फंक्शन भी बोलते हैं, आइगन वेक्टर भी बोला जाता है। ठीक है ना, आइगन वेक्टर्स ऑफ ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या क्या हो सकता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर हो सकता है, मैट्रिक्स ऑपरेटर हो सकता है। ठीक है ना, ऑपरेटर ए, मान लीजिए कोई ऑपरेटर ए है जिसका आइगन वैल्यूज क्या है, सॉरी जिसके आइगन फंक्शंस क्या है, साई एन है, मतलब सच दैट कि इसमें जो है ना
आप ये ध्यान देंगे कि मतलब इस तरह का सिचुएशन है कि साई एन, सॉरी, ए एक्टिंग ऑन साई एन सपोज गिव्स अस ए एन साई एन, ऐसा मिल रहा है, ठीक है, वी गेट दिस। तो अगर आप अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए निकालते हो विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट साई, मतलब ऐसे साई स्टार ए साई, देखो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने का तरीका यही है कि ऑपरेटर को साई स्टार और साई के बीच में रख के इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इफ यू कैलकुलेट दिस, ठीक है ना, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना तो डिपेंड, फिर से बात यही होती है कि ये साई नॉर्मलाइज्ड है कि नहीं है। तो ये साई मान लो, चलो अभी हम मान के चल रहे हैं कि नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है ना। तो अगर ये नॉर्मलाइज्ड है, आप ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना, तो इसका जो रिजल्ट आएगा देखो यहाँ पे, आप ये खुद समझ सकते हो, ठीक है ना। देखो इसका रिजल्ट, और ये बेसिकली हम ए को जो है ना, ए जो है हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं ना कि ए जो होगा वो हर्मिशियन ऑपरेटर होगा, ठीक है ना। ए जो है दिस इज हर्मिशियन, क्योंकि इसमें हम लोग जब भी कोई ऑब्जर्वेबल होगा ना तो हर्मिशियन ऑपरेटर ही होगा जनरली, ठीक है ना, हर्मिशियन ऑपरेटर है। तो ये अगर हर्मिशियन ऑपरेटर होगा ना तो इसमें साइन जो होंगे ना ये ऑर्थोगोनल होंगे, ठीक है ना, ऑर्थोगोनल, दिस विल बी ऑर्थोगोनल। तो ठीक है ना, मतलब सेम सेम का प्रोडक्ट से 1 आ सकता है, ठीक है ना, और डिफरेंट का तो 0 डेफिनेटली आएगा, डिफरेंट के प्रोडक्ट से 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे साई का वैल्यू पुट करोगे तो ये चीज यहाँ पे पुट होगा, फिर ये भी यहाँ पे पुट होगा, ठीक है ना। तो ऐसा आ जाएगा, देखिए यहाँ पे एक बार कैलकुलेशन समझ लो, फिर बाद में तो डायरेक्ट डायरेक्ट कर देंगे हम लोग। देखो यहाँ पे एन लिखा गया और ये हो जाएगा सी एन मॉडुलस सी एन स्टार, और यहाँ पे साई एन स्टार हो जाएगा, ठीक है ना। और ये ए, देखिए यहाँ पे ये ए लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ये नोटेशन चेंज करेंगे, हम बताए थे ना कि दो समेशन का प्रोडक्ट करते हैं तो इंडेक्स को चेंज करना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा सी एन, सॉरी सी एम और साई एम, ठीक है। और मान लो ये dx है यहाँ पे, ठीक है ना, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे ना तो क्या होगा कि a एक्टिंग ऑन साई एम, देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें ए एम दे देगा, ठीक है ना। तो दिस विल बिकम, यहाँ से देखिए साई एन, इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे साई एन है ये, और फिर यहाँ पे साई एम आ जाए, सॉरी समेशन ऑन एन, समेशन ऑन एम, ओके। और ए एक्टिंग ऑन साई एम, सी तो कांस्टेंट है, तो इस पे जब ये एक्ट करेगा ना, ठीक है, तो ये हमें ए एम साई एम दे देगा। तो यहाँ पे ए एम को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं इंटीग्रेशन के बाहर, क्योंकि ए एम इज जनरली ए कांस्टेंट, आइगन वैल्यू जो होता है ना वो एक कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो ए एम लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो इसलिए ए एम आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है ना, साई एम यहाँ पे बच जाएगा, साई एम पैक कर रहा है तो साई एम ही बचेगा, ठीक है ना। और ये सभी कॉफिशिएंट भी कांस्टेंट है यहाँ पे, तो इसको भी हम बाहर लिख सकते हैं, सी एन स्टार और यहाँ पे सी एम, ठीक है ना। और फिर यहाँ से आ जाएगा सी एन स्टार, और इसमें जब ए इस पैक करेगा ना तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए एम इज इक्वल टू कैपिटल ए एम इज इक्वल टू स्मॉल ए एम और इंटू साई एम, तो यहाँ पे ऐसे साई एम बच जाएगा और इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो ये हम मान रहे हैं कि ये ऑर्थोगोनल स्टेट्स हैं, तो दिस विल गिव यू, ठीक है ना, ये आपको देगा डेल्टा एम एन। तो मतलब पहले से ये एज्यूम्ड है कि ऐसा, तो यहाँ से जो कॉन्सेप्ट डेवलप होगा वो इसी केस में डेवलप होगा, मतलब अप्लाई होगा कि ऑर्थोगोनल स्टेट्स हैं, ठीक है ना। तो ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स हैं कह सकते हो, मतलब सेम सेम होगा तो 1 और डिफरेंट होगा तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये बेसिकली समेशन ऑन एन, समेशन ऑन एम, और फिर यहाँ पे ए एम, और यहाँ से सी एन मॉडुलस स्क्वायर, सॉरी सी एन स्टार, और फिर सी एम, और ये डेल्टा एम एन, ठीक है। तो अगर हम m पे समेशन कर देते हैं, आप लोग अभी देखो 2-3 बार ऐसा यूज हो चुका है, इफ यू डू समेशन ऑन m देन व्हाट यू गेट, क्या मिलेगा यहाँ पे, Mod of CN square. नहीं यहाँ पे m और n m पे समेशन कर रहे हो ना, तो m जो है जब n के इक्वल हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, m की जगह n लिख देंगे तो यहाँ पे n आ जाएगा, और इसमें भी m की जगह n लिखना पड़ेगा, तो ये an हो जाएगा, और सी एन स्टार और इंटू सी एन हो जाएगा। तो बेसिकली ये हो जाएगा ए एन और यहाँ पे सी एन मॉडुलस स्क्वायर, ठीक है ना, और समेशन ऑन एन, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि देखो हमारा टॉपिक क्या था यहाँ से, तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकल गया, दिस इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो हम देखो ये कह रहे थे, मतलब इसको समराइज कर देते हैं लास्ट में। देखो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ था साई वॉज इक्वल टू, ठीक है ना, सी एन और साई एन, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। और साथ में ए एक्टिंग ऑन साई एन इज इक्वल टू ए एन साई एन बोला गया है यहाँ पे,
ठीक है ना, मतलब ए का ये जो साई एन है ना वो ए का आइगन स्टेट है, ठीक है। तो फिर आप ए का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालोगे, ए का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो दैट विल कम आउट टू बी, ठीक है ना, यहाँ पे ए एन और सी एन मॉडुलस स्क्वायर, ठीक है ना, ए एन सी एन मॉडुलस स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि ये नॉर्मलाइज होना चाहिए। तो ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हम तो इसको नॉर्मलाइज तो बना ही सकते हैं। आपको पता है कि अगर नॉर्मलाइज नहीं होगा तो कोएफिशिएंट का स्क्वायर करने से जो टर्म आ रहा है उसी के रूट से डिवाइड कर देंगे तो नॉर्मलाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला है। अगर साई नॉर्मलाइज नहीं है ना तो फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ पे इफ साई इज नॉट नॉर्मलाइज्ड देन फर्स्ट नॉर्मलाइज इट। तो ये तो आप जानते ही हैं कि कैसे नॉर्मलाइज किया जाता है, दैट्स व्हाट यू विल हैव टू डू, ओके। बस इतना कर लोगे, ठीक है ना, तो फिर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जानते हो एक वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इससे क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम इसका ये जो अभी हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू कॉन्सेप्ट बताया ना, इससे देखो एक क्वेश्चन देते हैं। जैसे अभी हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ना उसी को फिर से आते हैं। देखो साई इज इक्वल टू, जैसे अभी जो हमारा लिखा हुआ था, जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ था 2 साई 1 प्लस 3 साई 2 और प्लस 5 साई 3, ये लिखा हुआ था, ठीक है ना। अब इसमें ये लिखा हुआ था कि एच जब एक्ट कर रहा है साई एन पे तो हमें दे रहा है ई एन और साई एन, ऐसे लिखा हुआ था ना, कि ये मतलब ये जो साई 1 साई 2 साई 3 है वो इसके आइगन स्टेट्स हैं हैमिल्टोनियन के, ठीक है ना। तो अगर हम इसमें निकालते हैं व्हाट इज, और इसमें ये लिखा हुआ था कि ई एन वॉज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर अपॉन 2m इंटू एल स्क्वायर, ठीक है ना, ये लिखा हुआ था यहाँ पे, ठीक है ना। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन। तो हैमिल्टोनियन के एक्सपेक्टेशन वैल्यू का निकालना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन, हम लोग यहाँ पे ये कहेंगे कि हमें हैमिल्टोनियन के एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऐसे लिखना होगा, व्हाट इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन विद रिस्पेक्ट टू साई। ये जो साई है ना इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितना होगा, तो ये निकालना है हमें, ठीक है ना। तो इसके लिए देखो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन सॉरी निकालने से पहले साई को नॉर्मलाइज करेंगे, नॉर्मलाइज साई, ठीक है ना। तो साई को नॉर्मलाइज करोगे तो वही सेम थिंग हम लिखे हुए हैं ना यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो 1 इसको ऐसे लिख दोगे 1/√38 और ये 2 साई 1 और प्लस 3 साई 2, ठीक है ना, प्लस 5 साई 3, ठीक है ना, ये लिख दिया गया। आपको समझ में आ रहा है ना सभी को कैसे किया गया। ये कोएफिशिएंट के स्क्वायर करोगे और ऐड करोगे तो इट इज कमिंग आउट टू बी 38। तो हम बताएं जो भी इस कोएफिशिएंट के स्क्वायर करके ऐड करने पे जो भी आएगा उसी के रूट से डिवाइड कर दिया जाता है, देन इट बिकम्स नॉर्मलाइज्ड, ओके। तो ये नॉर्मलाइज हो गया। अब आपको जो है ना देखो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन निकालना है ना, इसको आप ऐसे लिख दोगे बेसिकली साई एच साई, ऐसे लिखिए, ठीक है ना। बेसिकली ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू का जस्ट नोटेशन है, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन लाइक दिस आल्सो, साई स्टार एच और साई, ठीक है ना, डी एक्स जो भी लिखो आप, ठीक है ना। तो इसका जो रिजल्ट आएगा ना, देखो ये सब हमको इंटीग्रेशन वगैरह करना नहीं है, डायरेक्ट हमें पता चल चुका है कि ये जो स्टेट्स हैं वो हैमिल्टोनियन के आइगन स्टेट्स हैं, तो डायरेक्टली इसमें रिजल्ट आएगा। देखो यहाँ पे समेशन उसके अकॉर्डिंग अभी जो हम बताए थे सी एन मॉडुलस स्क्वायर और इंटू ई एन, जो आइगन वैल्यू था ए एन था ना वहाँ पे आइगन वैल्यू, तो ए एन आया था, इसमें आइगन वैल्यू ई एन है तो ई एन आ जाएगा, ठीक है ना। तो बस यहाँ से ये लिख देना है। तो आप देखिए यहाँ पे हम लोग इसका सम करेंगे, तो पहला वाला स्टेट देखो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट निकला ना, हाँ सर ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट ये है तो इसका मॉडुलस स्क्वायर करोगे तो 4/38 आ जाएगा ये, ठीक है ना। यहाँ पे इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे नॉर्मलाइज्ड में, और यहाँ पे स्टेट E1 है, साई 1 है तो एनर्जी E1 हो जाएगा। यहाँ पे 9/38 होगा और यहाँ पे E2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 25/38 होगा, ठीक है ना, और E3 हो जाएगा। तो यही इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो गया हैमिल्टोनियन का। अब अगर आप चाहते हैं ना तो आप यहाँ पे E1 E2 E3 का वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है ना। तो यू कैन पुट द वैल्यूज हियर, वैल्यूज पुट करोगे ना तो देखो 1/38 तो कॉमन हो जाएगा, और आप वैल्यू पुट करेंगे तो पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर, ये भी कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। बस यहाँ से क्या आएगा, देखो ये 4 पहले से है, और E1 जब लिखेंगे तो n = 1 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, बाकी सारे टर्म हमने कॉमन ले लिए, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे 9 है और यहाँ पे आप E2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस ये 25 है और यहाँ E3 पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अदर ऑल टर्म्स विल बी कॉमन एक्चुअली, ठीक है ना। तो देखो पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर अपॉन 76 ml स्क्वायर,
ठीक है, और ये यहाँ से 4 + 36 और प्लस कितना आ गया 225, है ना, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको ऐड कर दोगे 40 और प्लस तो 265 हो जाएगा, ठीक है ना, अपॉन 76, ठीक है, और इंटू पाई स्क्वायर h बार स्क्वायर अपॉन ml स्क्वायर, ठीक है ना। तो यही इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन हो गया, ठीक है। तो मेथड आप समझ रहे हैं ना। देखिए ये साथ में एग्जांपल ही बता दिया गया, ये बहुत फ्रीक्वेंटली आता है एग्जाम में कि एक स्टेट दिया हुआ रहता है और आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन, व्हाट इज डिफरेंट ऑपरेटर का पूछा जा सकता है, बट इतना ध्यान रखोगे कि ये जो स्टेट्स अगर जिस ऑपरेटर के बारे में बोला जा रहा है ना उसके आइगन स्टेट्स होना जरूरी है, तभी आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो डायरेक्टली। एक्सपेक्टेशन वैल्यू हैमिल्टोनियन कोएफिशिएंट मॉडुलस स्क्वायर इनटू आइगन वैल्यू, क्या है ये कोएफिशिएंट मॉडुलस स्क्वायर और इनटू En क्या है, En इज द आइगन वैल्यू। देखो यहाँ पे आइगन वैल्यू में आ रहा है ना ये, तो दिस कॉन्सेप्ट कैन बी अप्लाइड ओनली इन दिस केस, ओके। और किसी केस में इस कॉन्सेप्ट को नहीं अप्लाई किया जा सकता है। तो ये मतलब आइगन स्टेट्स अगर वो जो लीनियर कॉम्बिनेशन जिसका लिखा गया ना वो ऑपरेटर का आइगन स्टेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया 5th पॉस्टुलेट, उसका ये एग्जांपल हो गया। अब हम एक और पॉस्टुलेट 6th लिख रहे हैं, देखो, ठीक है। आपने देखा ना कि जब मेजरमेंट किया जाता है तो फाइनल स्टेट जो होता है वो इनिशियल स्टेट के इक्वल नहीं होता है, बल्कि फाइनल स्टेट जो होता है वो ऑपरेटर का आइगन स्टेट हो जाता है। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ओके। तो देखिए इसमें अगर हम ऐसे लिखते हैं कि सपोज करो, सर थोड़ा ऊपर करना, ठीक है। तो देखो 6 पॉस्टुलेट बता रहे हैं, ठीक है। देखो इफ साई आई जो है इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम है, इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम साई आई है, ठीक है ना, और फाइनल स्टेट जो है, और ये नॉर्मलाइज होना चाहिए, ठीक है ना, साई आई शुड बी नॉर्मलाइज, ओके। और साई एफ जो है ये हमारा फाइनल स्टेट है, फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम, ठीक है ना। तो ये नॉर्मलाइज्ड स्टेट्स हैं, ठीक है ना। तो ये इनिशियल स्टेट और ये फाइनल स्टेट, ठीक है। तो ड्यू टू ए मेजरमेंट, ठीक है, ड्यू टू ए मेजरमेंट, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम psi I to psi F is equal to, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन जो हम लोग लिखते हैं ना, देखो साई इनिशियल टू साई फाइनल का प्रोबेबिलिटी इट इज रिटन लाइक दिस, साई फाइनल स्टार साई इनिशियल, ठीक है ना, इंटीग्रेशन dx और फिर इसका होल स्क्वायर, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए इसको हम चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं केट और ब्रा नोटेशन में, ठीक है ना, साई फाइनल और साई इनिशियल, ये इनर प्रोडक्ट, ये जो इंटीग्रेशन है ना वो इनर प्रोडक्ट के, इसको इनर प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। या तो हम अभी ऊपर भी लिखे थे कि इंटीग्रेशन के इक्विवेलेंट ये होता है, ठीक है ना। अब इसका मॉडुलस के स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन, आप तो ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों सेम है, ठीक है। तो ये 6 पॉस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है, ठीक है ना। तो बस यही पॉस्टुलेट्स हैं, दीज आर द बेसिक पॉस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ओके, ठीक है। तो ये पॉस्टुलेट्स आप लोग अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है ना, और इसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो बस ये 6 बुक्स में देखोगे ना तो वो अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा रहता है, कुछ बुक्स में हो सकता है 10 पॉस्टुलेट्स भी लिखा रहता है, ठीक है ना, कुछ में हो सकता है 4 लिखा हुआ होगा, ठीक है। बट रफली जो है ना ये मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर रहा है ये जो है ना, ठीक है। दीज आर दी बेसिक पॉस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ओके। तो इसी को यूज करके हम लोग सभी क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। इसमें जो ज्यादा यूज होने वाला है ना वो सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो ध्यान रखोगे ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का यूज होता है, ठीक है ना, और ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। तो देखो ये जो हम बाद में बताया ना, आप देखो ये ध्यान रखोगे, ये जो हमने बाद में बताया ना
ये तो मतलब सिर्फ उस केस में आएगा जब ये जो अंदर में स्टेट्स दिए हुए हैं ना वो ऑपरेटर के आइगन स्टेट्स हैं, तभी यूज हो पाएगा। तो इसलिए ये हर प्रॉब्लम में यूज नहीं हो पाएगा। अब ध्यान रखोगे, दिस विल नॉट बी यूज्ड इन ऑल प्रॉब्लम्स। ऑल प्रॉब्लम्स में तो जो स्टार्टिंग में बताया गया ना वो यूज होगा। देखो यहाँ पे, ठीक है ना, देखो यहाँ पे ये ऑल प्रॉब्लम्स में यूज होगा। किसी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है ना, तो इसको अगर साई नॉर्मलाइज नहीं है तो, और अगर नॉर्मलाइज्ड है तो फिर ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना, सिंपली। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू कई बार निकालने के लिए आता है एग्जाम में, तो बस ऐसे यहाँ से निकाल दोगे, ठीक है ना, तो इस फॉर्मूले से निकल आएगा। ओके सर। हम्म। सर अगर ऑपरेटर हर्मिशियन है तो फिर साई एन इज ऑपरेटर ऑर्थोगोनल। हर्मिशियन ही होगा। ऑपरेटर जितने भी होंगे ना फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड, जितने भी ऑपरेटर होंगे क्वांटम मैकेनिक्स में, सभी हर्मिशियन होंगे। नॉन हर्मिशियन ऑपरेटर कंसीडर ही नहीं किया जाता है क्वांटम मैकेनिक्स में। सर हाँ, इट मींस साई एन इज ऑर्थोगोनल। तो साई, नहीं नहीं, साई उसका आइगन स्टेट होगा तब तो ऑर्थोगोनल होगा। यहाँ पे ये जो है ना, इस साई को हम कहाँ बोल रहे हैं कि आइगन स्टेट है? देखो यहाँ पे साई को हम एक आइगन स्टेट बोल रहे हैं क्या? आइगन स्टेट तो नहीं बोल रहे ना, इधर साइन को बोल रहे थे। इधर देखो यहाँ पे जो लिखा जा रहा था ना, इसमें बोल रहे थे कि ये जो साइन है ना वो इसका आइगन स्टेट अगर है तो इन जनरल जो गिवन स्टेट होगा ना, वो जरूरी नहीं कि किसी भी ऑपरेटर का आइगन स्टेट होगा। दैट इज नॉट नेसेसरी। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात हो रही है ना, जैसे इस डिस्कशन में देखो हम ए का एक्सपेक्टेशन वैल्यू साई के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो साई के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो हम इस साई को इसका आइगन स्टेट नहीं बोल रहे हैं। अगर ये साई इसका आइगन स्टेट होता तो ऐसे हो जाएगा ना, ए साई इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये सम ए और इंटू साई आ जाएगा। तो फिर ये जो है ना, ये साई साई स्टार से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ए तो यहाँ से हट ही जाएगा डायरेक्ट, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना। तो दिस साई मे नॉट बी आइगन स्टेट ऑफ दिस ऑपरेटर ए। ओके, यहाँ पे ये साई एन जिसके सुपरपोजिशन में इस साई को लिखा गया है वो इसका आइगन स्टेट है, ये कह रहे हैं, ठीक है ना। तो इन जनरल आप ध्यान रखेंगे, जिस वेव फंक्शन के रिस्पेक्ट में आप किसी ऑपरेटर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे होंगे, वो वेव फंक्शन जो है या वो स्टेट जो है वो ऑपरेटर का आइगन स्टेट नहीं भी हो सकता है। दैट मे नॉट नेसेसरली बी एन आइगन स्टेट। ओके सर तो हियर साई एन इज कंडीशन ऑफ दैट। साई एन अलग चीज है, साई अलग है ना। तो साई एन इज आइगन स्टेट ऑफ ए। हम वो भी कंडीशन बोला गया कि अगर है तभी ये सारा डिस्कशन अप्लाई होगा। अगर ये भी अप्लीकेबल नहीं है, ये वाला मान लो कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल नहीं है, ये साई एन इसका आइगन, यहाँ पे जो साई एन दिया हुआ है ना वो ऑपरेटर का आइगन स्टेट नहीं है, तो ये सारा का सारा डिस्कशन नहीं अप्लाई होगा फिर। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो पढ़ रहे हो वो हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा। ये एक टॉपिक है, समझ लीजिए, ये आपको पढ़ाया गया। अब ये अगर साई एन जो हम यूज कर रहे हैं वो ऑपरेटर एक आइगन स्टेट होगा तो हम इसको यूज करेंगे, नहीं होगा तो नहीं यूज करेंगे। ओके, तो ये डिस्कशन हर जगह मत लगा दोगे। ऐसा नहीं कि ये पढ़ लिया तो हर जगह लगा रहे हैं, ठीक है। हर जगह लगाने वाला हम ऊपर में बताएं आपको, ये हर जगह लगने वाला है, ठीक है ना। ये दिस अप्लाइज ऑलवेज, है ना। ये जैसे मान लो एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखा गया है, ठीक है ना, ये सब जो लिखा गया ना यहाँ पे, ठीक है ना। इसमें नोटेशन ध्यान रखोगे, ये जो नोटेशन हम यहाँ पे स्मॉल ए लिख दिया ना इसको, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये कैपिटल ए भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी और कैपिटल ए ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये हर जगह पे अप्लाई होता है, ऑलवेज अप्लाइज, ठीक है ना। ये ऑलवेज अप्लाई होगा। मान लो नॉर्मलाइज नहीं भी है तो भी अप्लाई कर सकते हो। ये तो हम बताएं ये तभी अप्लाई होगा जब साई नॉर्मलाइज है। अगर नॉर्मलाइज नहीं है तो ये ऑलवेज अप्लाई होगा, ऑलवेज अप्लाई, ठीक है ना। दिस विल ऑलवेज अप्लाई। ओके, ठीक है। एवरेज ऑफ आइगन वैल्यू और एवरेज ऑफ ऑपरेटर एक ही होता वो है? सेम ही बात है, सेम ही बात है। ऑपरेटर को मेजर करोगे तो उसका हम बताए ना, ऑपरेटर का मेजरमेंट करने से क्या मिलता है? ऑपरेटर तो नहीं मिलता है ना, तो ऑपरेटर का एवरेज निकालने का कोई मतलब ही नहीं है। हम बताए ना, आउटकम ऑफ मेजरमेंट पॉस्टुलेट क्या बताया गया आपको? सेकंड या थर्ड पॉस्टुलेट में यही बताया था ना कि आउटकम ऑफ मेजरमेंट क्या मिलता है? किसी भी मेजरमेंट का आउटकम क्या है? आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू है ना। तो फिर जो मिलेगा आपको उसी का तो एवरेज निकालोगे, ठीक है ना। तो इसीलिए जनरली हम बोलते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर बोला जाता है, ये वर्ड बोला जाता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर। लेकिन ऑपरेटर का क्या एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकलेगा? मेन जो निकलता है ना वो आउटकम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकलता है, ठीक है ना। आउटकम का एवरेज निकलता है। सर फोर्थ पोस्टुलेट में आपने लिखा था यू साई फाइनल इक्वल साई 2, तो सर वहां पे जैसे कि साई 1 और साई 2 साई 3। देखो फोर्थ पोस्टुलेट में ऐसे नहीं लिखे थे कि साई फाइनल साई 2 हो जाएगा। हम बोल रहे थे कि जो मेजरमेंट किया जाता है ना, तो मेजरमेंट के बाद जो आउटकम आता है ना, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन स्टेट जो होता है वो फाइनल स्टेट होता है, ये कह रहे थे ना।
हाँ सर, वहाँ पे जैसे आप साई 2 का एग्जाम्पल दिए थे, तो सर वहाँ पे हम साई 1 भी लिख सकते थे ना। अगर मान लो हमारा आउटकम इवन होता, समझ गया ना, इफ आउटकम इज इवन देन फाइनल स्टेट इज साई 1, ओके। इफ आउटकम इज E3 देन फाइनल स्टेट इज साई 3, इज दैट ओके? ऐसा होगा। साई 3, हाँ, अब देखो जैसे मान लो साई 3 आ गया, अब आप मेजरमेंट फिर से एनर्जी का करोगे, ठीक है ना, तो अब क्या बार बार रिपीट होगा? फिर बार बार रिपीट, E3 रिपीट होता जाएगा, है ना, आउटकम बार बार E3 ही रहेगा और स्टेट साई 3 ही रह जाएगा हमेशा, ठीक है ना। एक ही मेजरमेंट को बार बार रिपीट करेंगे ना, तो एक ही आउटकम बार बार आता रहेगा, अगर सेम सिस्टम पे रिपीट करते जा रहे हैं। देखो आप एक बार फिर से हम देखो रिमाइंड करा दे रहे हैं, यहाँ पे हम लोग दो मेजरमेंट की बात दो तरीके से कर रहे हैं। अगर इन जनरल जब बोला जाता है ना कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप निकाल रहे हो, इसका मतलब, या एवरेज वैल्यू निकाल रहे हो, तो इसका मतलब हम माइंड में यही सोच करके चलेंगे कि हम सिंगल मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं, मल्टीपल मेजरमेंट कर रहे हैं। और मल्टीपल मेजरमेंट एक ही सिस्टम पे भी नहीं कर रहे हैं, हम लोग मल्टीपल मेजरमेंट कर रहे हैं ऑन कॉपीज ऑफ सेम सिस्टम, आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ सेम सिस्टम पे मल्टीपल मेजरमेंट किया जा रहा है। मतलब एक मेजरमेंट एक सिस्टम पे हुआ, तो फिर दूसरा मेजरमेंट उसी तरह का एग्जैक्टली सेम आइडेंटिकल सिस्टम होगा, उस पे दूसरा मेजरमेंट होगा, फिर थर्ड मेजरमेंट जो है ना एक तीसरा सिस्टम होगा, लेकिन वो भी पहले दूसरे के जैसा ही आइडेंटिकल है, उस पे मेजरमेंट हो रहा है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एवरेज कैलकुलेशन, वी एक्चुअली टॉक अबाउट मेनी मेजरमेंट ऑन कॉपीज ऑफ आइडेंटिकल सिस्टम एंड दोज कॉपीज आर कॉल्ड ensemble, ओके। लेकिन जब हम क्या बोलते हैं, अगर कभी क्वेश्चन में आ गया कि एक ही सिस्टम है, अगर मान लो ऐसे लिखा गया ऑन वन सिस्टम यू डू मेजरमेंट 3 टाइम्स, ओके, तो जानते हो 3 टाइम्स आप मेजरमेंट करोगे ना एक ही सिस्टम पे, तो आप ध्यान रखो फर्स्ट मेजरमेंट के बाद जो रिजल्ट आएगा, और अगर आप सेम मेजरमेंट रिपीट करेंगे तो सेकंड के बाद और थर्ड के बाद भी वही रिजल्ट आएगा, ओके। ये सब कुछ बता दिया गया है, आप लोग बस एक बार जानते हो। देखो क्या होता है, जब हम लोग भी स्टूडेंट थे ना, तो जानते हो जब कोई टीचर बताते थे तो हम लोग को ऐसा नहीं कि सब कुछ समझ में आ जाता था। देखो ये प्रैक्टिकल बात है, ठीक है। हम लोग भी जैसे क्लास में कभी बैठे तो मतलब टीचर बताया, कुछ समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया, ठीक है। तो ऐसा कोई स्टूडेंट होता ही नहीं है कि जिसको 100% समझ में आ गया, ठीक है। तो आप इसको जा करके अगर 4 बार नहीं पढ़ेंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए इसको 3-4 बार रिवाइज अच्छी तरह से करो, और अपने लैंग्वेज में। अभी देखो हम बोल करके तो निकल गए, अब पर्सपेक्टिव आपको अपना बनाना है, ठीक है ना। यू हैव टू मेक ए पिक्चर इन योर माइंड, ओके। यू हैव टू डेवलप ए लैंग्वेज, मतलब सिमिलर लैंग्वेज डेवलप करोगे, जो हम जैसे बोल रहे हैं उसी तरीके से, लेकिन आपको अब अपना मतलब इसको अडॉप्ट करना है, ठीक है। तो थोड़ा अपने तरीके से इसको पढ़िए, फिर जो है ना कुछ डाउट होगा तो हमसे पूछोगे, ओके। सर बोल रहे थे कि कॉपीज ऑफ द सेम सिस्टम कैसा टाइप का, मतलब एनालॉजी क्या होगा? कॉपीज का मतलब क्या है, जैसे मान लो आप बल्ब खरीदने जाते हो, तो क्या एक ही तरह का आपको 50 बल्ब नहीं मिल सकता है क्या? सर ऐसे कह सकते हैं क्या कि जितने भी सर हाइड्रोजन एटम है सर वो एक दूसरे की कॉपी होंगे, सारे इंसेंबल होंगे आपस में? अरे हाँ, वही फोटो कॉपी समझ लो। एक ही तरह के मान लो 10 हाइड्रोजन एटम हो गए, तो सभी कॉपीज ऑफ सेम सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। डाउट था सर जो मैं क्लास स्टार्टिंग पूछ रहा था। हाँ चलो ठीक है, ये डाउट पूछ लो। अब देखो अब क्लास स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। जिसको कुछ पूछना है तो वो रहेंगे, बाकी लोग जा सकते हैं, ठीक है। और कल इसको रिवाइज करके आओगे, कल इस पे बेस्ड ही डिस्कशन होगा, ओके। हाँ सर असाइनमेंट में क्वेश्चन है कि मतलब एक बॉक्स है 1D बॉक्स है सर, तो उसमें उसकी L विड्थ है सर, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि 2L कर दिया गया, वो आज वही नहीं तो सर, नहीं बताया सर, L/2 करने पे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अरे वही तो है, ये एक बार इनिशियल स्टेट आज बताया ना, ये लास्ट पोस्टुलेट पे है, ये जो है ना, ये इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है आपका। इनिशियल आप वेव फंक्शन लिखना जानते हो ना, पार्टिकल इन बॉक्स का जानते हो कि नहीं जानते हो? यस सर। ठीक है, अब उसमें L लिखते हो आप, अब बाद में L/2 कर देंगे, तो फिर अब L जहां जहां लिखा हुआ L/2 कर दोगे, वो फाइनल स्टेट हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। यही आंसर इसी से लिमिट तो सर लास्ट मतलब जो फाइनल वेव फंक्शन पे होगा जो जिसका कम विड्थ होगा ना, जिसका कम विड्थ होगा वही लिमिट हो जाएगा। सर प्रोबेबिलिटी चेंज ही नहीं हो रहा सर, जो मतलब उसके लिए आ रहा है ना, मतलब 0 से L के लिए वही। नहीं वो करके देखोगे ना, देखो पहले हम जो बोलते हैं उस पर ध्यान दिया करो, तुम लोग जो है ना ध्यान नहीं देते हो। हम क्या बोल रहे हैं, आप दोनों वेव फंक्शन लिखिए पहले, ठीक है ना, नॉर्मलाइज करो दोनों को, ठीक है ना। अब दूसरी बात क्या है कि प्रोबेबिलिटी वगैरह जब भी निकाला जाता है ना, तो ध्यान रखो वेव फंक्शन नॉर्मलाइज होना चाहिए, ठीक है ना। इट हैज टू बी नॉर्मलाइज, नहीं तो फिर उसी के इनर प्रोडक्ट से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ऑल राइट, तो अब देखो क्या है कि ये नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है मान रहे हैं, ठीक है ना। अब हम जानते हो क्या करेंगे कि दोनों का लिमिट देखेंगे। लिमिट जिसका छोटा होगा ना, जैसे मान लो आप ऐसे देखो, मतलब आप समझ गए ना, जिसका लिमिट स्मॉलर होगा ना उसी पे इंटीग्रेट किया जाता है।
ठीक है ना, दोनों का जो कॉमन लिमिट होगा उसी पे तो इंटीग्रेट करेंगे। अब मान लो एक फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है उसके बियॉन्ड, तो आप कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो? ठीक है, जैसे मान लो ऐसे सोचो, ये विड्थ है और एक ये विड्थ है, ठीक है, इसका वेव फंक्शन जो है मान लो ऐसे साई 1 है, इसका वेव फंक्शन साई 2 है। अब हम बोलते हैं कि इसका विड्थ L है और इसका L/2 है, तो कौन से विड्थ पे इंटीग्रेट करोगे आप, L पे या L/2 पे? L/2 क्योंकि इसके बियॉन्ड इसका वेव फंक्शन कितना है, ये साई 1 का वैल्यू इधर कितना है इस विड्थ में, इधर और 0 इधर है इसके सर। बियॉन्ड 0 है ना, तो इसका मतलब है इधर, हाँ, इसके साथ 0 को इस साई 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा ना, तो इसीलिए छोटे वाले विड्थ में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ओके, तो बस उसमें लगा दोगे साई 1 साई 2 लगाइए, इंटीग्रेट करिए, स्क्वायर कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। TFR का क्वेश्चन है ना? यस सर। सर एक क्वेश्चन था सर हाँ। इसमें क्वेश्चन है कि मतलब रेशियो ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू एंड मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो निकल गया, मोस्ट प्रोबेबल तो हम बता चुके हैं ना, आप लोग क्लास अटेंड नहीं करते हो क्या? प्रॉपरली पता नहीं कैसे पढ़ाई करते हो, क्लास में जो है ना जो चीज बताया गया वही बाद में पूछते हो। बताइए आप लोग इनको कैसे निकलेगा मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, बताइए आप लोग ही बताइए इनको। चलो कौन बताएगा? जयंत गुप्ता बताइए आप, कैसे निकलेगा मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू? वो डिफरेंशिएशन 0 कर देंगे वहाँ पे। हाँ, वो डिपेंड करता है ना कि देखो साई, ये जो है ना साई मॉडुलस 1D है, अगर 1D है तो साई मॉडुलस स्क्वायर, ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव को 0 करोगे dx। हम बताए थे ना 2D है अगर, तो फिर अगर r डिपेंडेंट वेव फंक्शन है तो फिर ऐसे लिखते हैं ddr, याद है ना, ddr ऑफ क्या लिखे थे 2D में, साई मॉडुलस स्क्वायर और क्या था, r था, है ना। ये सब कुछ बताया गया आप लोग को, ठीक है ना। देखो ये लोग बता रहे हैं ना 3D में क्या था बताइए सर साई स्क्वायर आर स्क्वायर मॉड साई स्क्वायर साई आर r स्क्वायर स्क्वायर, आ जाएगा उसमें पावर, ये ठीक है ना। जो भी तो हाँ एक बस कम ये होती है, पावर। ठीक है ना। तो बस ये क्या बोलते हैं इस तरह से, ठीक है ना, इज इक्वल टू इसको 0 कर देना है, ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगा। तो इस तरह से जो है ना बेसिकली मोस्ट प्रोबेबल बेसिकली पोजीशन हमारा निकल जाएगा यहाँ पे, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, ठीक है ना। सर सर आपने जो असाइनमेंट का क्वेश्चन है सर एक वेव फंक्शन फॉर्मूला का, सब 76 क्वेश्चन। वेव फंक्शन फाइंड करना है, वेव फंक्शन सर वो एक्सेप्टेबल एंड नॉन एक्सेप्टेबल। चलो अब क्वेश्चन वगैरह कल कराएंगे ना, हम क्या बोलते हैं, देखो ऐसा करो ना, क्योंकि अब बहुत लोग चले भी गए ना, तो हम ऐसे डाउट बोल रहे थे। अब क्वेश्चन असाइनमेंट के देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि कोई ऑपरेटर दिया हुआ रहता है, उसका आइगन स्टेट निकालने के लिए बोला जाता है, तो बस ऐसे ये वाला कंडीशन लगा दोगे कि ए साई एक्टिंग ऑन दिस विल बी सम आइगन वैल्यू और इनटू साई। तो जब भी किसी ऑपरेटर का आइगन वैल्यू निकालने के लिए बोला जाएगा ना, तो ये लगा दोगे, ठीक है ना, ऐसा कि ए है तो उसका आइगन वैल्यू समथिंग मान लेंगे कि समथिंग स्मॉल ए है। अब जैसे मान लो ये ऑपरेटर दे दिया, मान लो डिफरेंशियल ऑपरेटर है डी साई बाई डी एक्स, ठीक है ना, तो ये ए और इंटू साई आ जाएगा। अब ये एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया ना, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करके सॉल्व कर दोगे साई निकल जाएगा। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि ऑपरेटर है उसका आइगन वैल्यू निकाल, आइगन फंक्शन निकालिए, तो बस ये अप्लाई करोगे, जो भी ऑपरेटर दिया उसको यहाँ पे अप्लाई कर दोगे, सॉल्व करोगे डिफरेंशियल इक्वेशन, यू विल गेट द आंसर। ओके, कल हम बताएंगे और इससे रिलेटेड, ठीक है ना। हाँ बोलिए सर, एक डाउट नहीं था, मतलब ये क्यूरियोसिटी है सर। आपने बताया कि सर पोस्टुलेट्स मींस उसका डेरिवेशन कुछ नहीं है, बस इसको मतलब ऐसा है, तो फिर सर आपने बताया कि SZ का हम डिराइव करेंगे जब बाद में जब स्पिन पढ़ाएंगे, तो फिर नहीं, वो भी लॉजिक से लिख दिया जाता है, मतलब कि हम इस तरह से लिख रहे हैं उसको, ठीक है ना, फिर उसको यूज करके जो वो डेरिवेशन नहीं होगा वो भी लॉजिकली लिख दिया जाएगा। जैसे कुछ ना कुछ तो ऐसा लिखना ही पड़ रहा है ना, मैथमेटिक्स तो डेवलप करने का। पीएक्स का देखो कुछ लॉजिक से लिखा गया ना, पीएक्स का याद है हम लोग DDX जो लिखे हैं यहाँ पे माइनस आयोटा H क्रॉस, ये भी डायरेक्ट तो बिना कहीं ना कहीं कुछ लॉजिक तो लगाया गया ना यहाँ पे। अब याद है आप लोग को क्या लॉजिक था इसको लिखने का? हाँ सर, वो मतलब स्क्रोडिंजर इक्वेशन मतलब देखे क्या? नहीं, वेव पैकेट का डेरिवेटिव करके लिखे थे ना वेव इसको। फंक्शन में सर e टू द पावर आयोटा रिफ्लेक्ट करता है, वेव फंक्शन से निकाला गया था इसको, तो कुछ ना कुछ लॉजिक लगा करके लिखा जाएगा उसको, ठीक है ना। तो देखो बेसिकली होता क्या है कि कुछ छोटे से कुछ लॉजिक लगाएंगे, उसके बाद हम लोग एक थ्योरी डेवलप करेंगे। अब थ्योरी बड़ा हो जाता है ना, स्टार्टिंग लॉजिक छोटा होता है बट थ्योरी अल्टीमेटली बिकम्स बिग, और फिर उस बिग थ्योरी से हमारा कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के बारे में प्रेडिक्शन निकलेगा, ठीक है, या कैलकुलेशन आएगा। उस कैलकुलेशन को अगर एक्सपेरिमेंट में हम ऑब्जर्व कर लेते हैं तो समझ लो कि थ्योरी करेक्ट है, नहीं तो एक क्वांटम मैकेनिक्स बहुत जगह पे वेरीफाई हो चुका है, ठीक है ना। तो जो भी हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स पोस्टुलेट्स वगैरह पढ़ रहे हैं ना, वो सब मतलब करेक्ट माने गए हैं, ठीक है ना, करेक्ट
थ्योरेटिक एक्सपेरिमेंट से मैच कर जाता है। ये जो थ्योरी डेवलप की गई है ना, इट मैचेस विद द एक्सपेरिमेंट। ओके, ठीक है, तो चलो आप लोग अब इसको सर रिवाइज कर लोगे, कल मिलते हैं फिर। हाँ बोलो। सर सर, कल मोमेंटम क्लास स्पेस और होगी? सर के स्पेस समझ में नहीं आ रहा है ये सर, होते अरे कैसे उसको, ये? वो कुछ होते नहीं है, मैथमेटिक्स है। अब मैथमेटिक्स में बोलोगे हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं समझ में आ रहा है, तो ये इसका क्या इलाज है बताओ? उसको मान लो कि होता है, ठीक है ना। जैसे एक बात बताएं, देखो आपको बता रहे हैं, हम अपने लाइफ में जिस चीज को अभी अभी नहीं समझ में आ रहा है ना, इसको मानते जाओगे ना, मोमेंटम स्पेस होता है होता है होता है। 4 साल के बाद अगर कोई बोलेगा ना मोमेंटम स्पेस क्या बोलते हैं, बकवास है ये सब कॉन्सेप्ट, तो आप ही डांटने लगोगे उससे कि मोमेंटम स्पेस बकवास कैसे, मैथमेटिक्स फिजिक्स में हम इतना पढ़ते हैं और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो होता क्या है, देखो हम बता रहे हैं। देखो जैसे अगर हम बात करें, हर कोई अपने अपने रिलीजन को सही मानता है कि नहीं मानता है, बताइए। यस सर। लेकिन अगर आप जानते हो 99.99% पीपल जो है ना, मतलब ज्यादातर लोग हम आपको बता रहे हैं, उन्होंने कभी रिलीजन को समझा ही नहीं है, कभी मतलब उसके बारे में सोचा भी नहीं है, ठीक है ना। ये क्या बोलते हैं, होता क्या है, कैसे हो गया, ये सब चीजें, ठीक है, बस मानते जा रहे हैं, ठीक है ना, मानते जा रहे हैं, ठीक है सब एक। तो अब ये बताओ कि इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग रिलीजन को लेकर के कैसे हो गया, ठीक है। जैसे हर कोई, चाहे कोई मुस्लिम है तो अपने रिलीजन को सही समझता है, हिंदू अपने रिलीजन को, क्रिश्चियन अपने रिलीजन को, हर कोई अपने रिलीजन को सही समझता है, और दूसरा कोई बोल दिया तो लड़ने के लिए भी तैयार है। तो इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कैसे आती है? सर बचपन से सर वो सुनते जा रहा है। हाँ, वो टाइम का सारा खेल है, समझ गया ना। टाइम का खेल है वो, जो है ना बचपन से सुनते आ रहे थे ना, बस वो चीज जो है ना हमारे माइंड में एक जड़त्व की तरह बैठ गया, सब लोगों के माइंड में, ठीक है ना। इनर्शिया इसको बोलते हैं, मेंटल इनर्शिया। वैसे ही आपका जो है ना ये मोमेंटम स्पेस का कॉन्सेप्ट, ये क्वांटम मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ते रहोगे ना, पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे, तो इतना ज्यादा वो अपनापन आ जाएगा ना इसमें, वही वाली फीलिंग आने लगेगी जो रिलीजन में आती है, ठीक है ना। फिर आपको कोई बोलेगा ना क्वांटम मैकेनिक्स बकवास है, तो फिर गुस्सा भी आएगा आपको, कैसे बकवास है, ठीक है। तो बस टाइम का खेल है, जिसने ज्यादा टाइम दिया वो बहुत अच्छे से इसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है ना, उसके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मतलब सब कुछ टाइम का खेल है, ठीक है। आप जितना टाइम दो फिर देखो आपको कितना सब कुछ, फिर कभी ये बात ही नहीं बोलोगे सर पिक्चर ही नहीं बन रहा है, ठीक है ना, कि कैसे हुआ ये, ठीक है ना। वो सब कुछ बोलोगे हाँ सारा पिक्चर बन रहा है, एकदम क्लियर है सब कुछ, ऐसे बोलोगे आप, ठीक है। तो बस टाइम दो इसमें, देखो सब क्लियर होने लगेगा, ठीक है। सर हम्म सर ये मतलब मैं पूछा था पहले भी सर, अगर v ऑफ x इक्वल टू v ऑफ माइनस एक्स हुआ, अगर v ऑफ x प्लस n है, v ऑफ माइनस एक्स अगर हुआ तो फिर साई ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ साई ऑफ x होगा क्या? नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, ठीक है ना, वो नहीं होता है। अरे ये तुम लोग भूल जाते हो, हम क्या बताए थे, देखो v ऑफ x इज इक्वल टू, हम बताएं v ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू v ऑफ x जब होता है तो वेव फंक्शन कैसा होता है, व्हाट इज द वेव फंक्शन? साई ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? डायमेट्रिक। नहीं नहीं, तुम लोग फिर गलत बोल रहे हो तुम लोग। हम बताए थे कि ये जब हुआ ना तो ये पोटेंशियल सिमेट्रिक हो गया, पोटेंशियल सिमेट्रिक। तुम लोग पढ़ते नहीं हो ध्यान से। पोटेंशियल अगर सिमेट्रिक है तो वेव फंक्शन कैसा होगा? साई ऑफ एक्स जो है ना वो बेसिकली साई ऑफ माइनस एक्स साई ऑफ एक्स होगा, और साई ऑफ माइनस एक्स जो है ना वो बेसिकली माइनस ऑफ साई ऑफ एक्स भी हो सकता है, दोनों। इतने सारे एग्जाम्पल बताए आपको, देखो जैसे इसमें पार्टिकल इन ए बॉक्स में बताया कि -a/2 है, +a/2 है, अगर तो ये आप देखो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, इधर भी इन्फिनिटी इधर भी इन्फिनिटी, तो इसमें वेव फंक्शन ऐसे नहीं बनाया आपने। ये देखो सिमेट्रिक वेव फंक्शन है, ग्राउंड स्टेट और एंड, फिर ये ऐसे बना कि नहीं बनाई है, देखो जीरो के इधर इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव है, ठीक है ना। अब हार्मोनिक ऑसिलेटर में देखो आप, पोटेंशियल ऐसा है, ठीक है ना, सॉरी दिस इज दी पोटेंशियल ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। देखो आप इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है, दोनों साइड पॉजिटिव है। तो इसमें जब हम लोगों ने ये बनाया, ठीक है ना, इसमें जब हम वेव फंक्शन बनाए तो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन ऐसे बनाया, ये कैसा वेव फंक्शन है, ये सिमेट्रिक हुआ ना, ये सिमेट्रिक हो गया। अब फिर जब हम इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बनाए तो ऐसे बनाए, तो ये कैसा है, ये एंटी सिमेट्रिक हो गया ना। तो व्हेन पोटेंशियल इज सिमेट्रिक वेव फंक्शन विल हैव बोथ कैरेक्टर, सिमेट्रिक भी होगा और एंटी सिमेट्रिक भी होगा। लेकिन जब पोटेंशियल एंटी सिमेट्रिक होगा ना तो वेव फंक्शन में सिमेट्री फिर नहीं रहेगी, वो ना तो सिमेट्रिक होगा ना ही एंटी सिमेट्रिक होगा, समझ गया ना। तो पोटेंशियल सिमेट्रिक तो वेव फंक्शन बोथ, ये सिमेट्रिक वेव फंक्शन हो गया, देखो दिस इज सिमेट्रिक और दिस इज एंटी सिमेट्रिक, ठीक है ना। तो ये है कंडीशन, और जब वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा ना तो वेव फंक्शन में कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं रहेगा, और ना तो सिमेट्रिक रहेगा ना ही एंटी सिमेट्रिक रहेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखोगे, ओके। सर
सर जैकोबियन का असाइनमेंट नेट पैच 2 में अपलोडेड नहीं है। चलो हम भेज देते हैं, ठीक है। सर आज ही भेजना, कल मॉर्निंग में। ठीक है भेज देते हैं। ओके सर। चलो फिर स्टॉप कर रहे हैं। ओके ठीक है, ओके थैंक यू सर। थैंक यू।